है, चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो सेकंड टॉपिक है आज का, दैट इज आइडेंटिफाइंग वर्ड एंड न्यूमेरिक पैटर्न, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिसको हम अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज भी बोलते हैं। देखिए इसमें अपने को सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो है वर्ड टू लेटर मैपिंग। मतलब अगर मैं ABCD को आगे से लेकर के पीछे तक लिखूं तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए को 1 नंबरिंग दे दी, बी को 2 नंबरिंग दे दी, सी को 3 नंबरिंग दे दी। ऐसे कोई पूछे यार एल को क्या नंबरिंग दी, तो आपको इंस्टेंट याद होना चाहिए एल की नंबरिंग 12 है ना। ठीक है, तो मतलब एल स्टार्टिंग से 12th नंबर पे आता है। तो जब भी आपको मान लीजिए एग्जाम शुरू होने से पहले 10 मिनट का इंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उस समय जो रफ कॉपी आपको मिल जाती है, रफ शीट, उसमें आप ये लिख के रख लिया करो, ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4। बाकी इसको निकालना कैसे उसका तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। एक तरीका जो हमने नर्सरी क्लास से पढ़ रखा है वो है एजोटी, है ना, EJOTY, एजोटी। ई की रैंकिंग है 5, 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है, और वाई कौन से नंबर पे आता है, 25वें नंबर पे आता है। वर्ड टू वर्ड मैपिंग ऐसे याद हो गया कि नींद में भी पूछे तो बता सकते हो, है ना। तो आप एजोटी से याद रख सकते हो। अब एजोटी में भी एक कमी है, मेरे को एल याद करना है, तो अब एल अब पहले मेरे को पता होना चाहिए कि भैया जे और ओ के बीच में आता है, तो मैं लिखूंगा JKLMNO। तो जे अगर 10 है तो ये 11, ये 12 है। अच्छा, कितने लोगों के साथ होता है कि ABCD आप बीच में से रिकॉल नहीं कर पाते हो? मेरे साथ तो पर्सनली होता है, मैं ABCD बीच में से रिकॉल नहीं कर पाता। मेरे को जे के बाद के आता है वो पता करने के लिए, या एल किसके बीच में आता है, मेरे को स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है ना। तो इससे बेहतर तरीका, आप इसको तो यूज कर ही सकते हो वर्स्ट केस में, बट इससे बेहतर तरीका है ना अपन वर्ड टू वर्ड मैपिंग याद कर ले, है ना। आप ए से लेके ई तक तो कुछ याद करने नहीं पता है, ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2 होता है, सी मतलब 3, डी मतलब 4, ई मतलब 5, ये तो बाय डिफॉल्ट याद हो ही जाएगा, है ना। स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट्स है। एफ से याद करना 6 कर याद करते हैं, ऐसा कि आप नींद में भी आंसर दे पाओगे, है ना। तो एफ मतलब 6 है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, फिक्स 6 से याद रखेंगे। क्या, फिक्स 6। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, G इज फॉर गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है, धोनी है, उनकी जर्सी पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। ऐसे भी याद कर सकते हो, या ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज से भी याद रख सकते हो। तो फिक्स 6 हो गया, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। H बनाओ, अगर मैं H की छत और H के बेसमेंट को फिल कर दूं तो 8 बन गया क्या, ध्यान से देखो, ये 8 जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये रेलवे स्टेशन पे जो घड़ी लगी होती है उनमें 8 ऐसे ही बनता है, अगर आप ध्यान से देखो तो H को आप स्ट्रक्चर से याद रख सकते हो। ऐसी 9 में I को 9 से कैसे याद रखो, I ऐसे बनाते हैं, अगर इसी को घुमा दूं तो 9 बन जाएगा, ये भी आप स्ट्रक्चर से याद कर सकते हो। बाकी 9, 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 9, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई नो, नो मतलब 9 हिंदी वाला। तो फिक्स 6 हो गया, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, एच का स्ट्रक्चर 8 जैसा, आई नो, है ना। 10 और 11 कैसे याद रखते हैं, जे एंड के से, जे मतलब 10, ए मतलब 11। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। अगर कुछ लोग इससे ऑफेंड हो जाएंगे तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 डिग्री टेम्परेचर रहता है बस, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। आप इसको ऐसे याद रख लो, जे फॉर जम्मू, के फॉर कश्मीर, जे एंड के का 10 और 11 याद हो गया। यहां तक याद हो गया, कितने लोग को याद हो गया जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। याद हो गया, चलिए। एल, एल मतलब लड़की, एल मतलब लड़का, बी 12, 12 मतलब 12 बज जाते हैं, तो लड़की को देखते ही लड़कों के 12 बज जाते हैं। कैसे याद रखोगे, लड़की को देखते ही लड़कों के 12 बज जाते हैं। M13, अच्छा, प्रेम दिवस कब आता है, 14 फरवरी को। पी फॉर प्रेम, पी फॉर पीड़ा, पीड़ा मतलब तकलीफ, है ना। तो प्रेम दिवस 13 फरवरी को, 14 फरवरी को आता है, 13 फरवरी को आता है पीड़ा दिवस, है ना। जो जिनका कपल बन चुका होता है वो परेशान होते हैं कि मेरी वाली मुझसे इम्प्रेस्ड होगी कि नहीं, किसी और के साथ तो वैलेंटाइन नहीं बना रही होगी, कैसे उसको इम्प्रेस करूं, उनको इस पीड़ा में रहते हैं, है ना। और जिनके पास कुछ है नहीं वो इस पीड़ा में रहते हैं कि भाई मेरे पास कब कोई वैलेंटाइन आएगी। तो 13 तारीख जो है वो पीड़ा दिवस होता है ना। तो 13 तारीख में लोगों को अकेलापन होता है, तो मैं आपके साथ हूं उस दिन, है ना। वो लड़की वाला मजा नहीं दे सकता हूँ, बट आपका करियर बना सकता हूँ, है ना। ऐसा करियर के 4-5 गर्लफ्रेंड तो आपको ऐसे ही मिल जाए बोनस में, है ना। तो मैं तेरा,
13 13 मतलब 13, मैं 13, तो M13 मतलब मैं 13, है ना। अब आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, भगवान की कृपा कब आपके ऊपर हो जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए N4 नहाकर 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को नहा धोकर निकलना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, P मतलब होता है 16, है ना, और Q मतलब होता है 17। P मतलब प्रिंस, Q मतलब क्वीन। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, इसको ऐसे याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, है ना। अब 12 तारीख को लड़की को देख के लड़के के 12 बजे, फिर 13 तारीख को लड़के ने प्रपोज किया, बोला मैं तेरा मैं तेरा। 14 फरवरी को नहा धो कर गए, फिर इनने शादी वादी कर ली, प्रिंस और क्वीन ने, कांड हो गया। फिर बच्चे को ORS पिलाओ। तो 15 से 18 19 महीने तक के बच्चों को ORS पिलाना चाहिए। तो 15 मतलब O, 18 मतलब R, 19 मतलब S। याद हो जाएगा, ORS से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर है? बोलो यस और नो, है ना। तो लड़की को देख के लड़के के 12 बज गए, यानी L12, मैं 13, M13, N14। 14 फरवरी को नहा धोकर निकलना चाहिए। 16 साल की प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की। 15 से 18 19 महीने तक के बच्चे को ORS पिलाओ। याद हो जाएगा, आगे बढ़े, है ना। अच्छा, अब जब बच्चा पैदा हो जाता है, आप अपनी मम्मी से पूछेगा, जब आप लोग छोटे थे तो मम्मी पापा को हर चीजें जल्दी जल्दी करनी होती है, क्योंकि बच्चे को भी संभालना होता है ना। तो आफ्टर अ किड इज बॉर्न, जिंदगी आपकी T20 मैचेस की तरह बन जाने वाली है। हर काम आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो T20 से आप याद रख सकते हो, T4 20, T20 मैचेस, है ना। उसके बाद U21, अच्छा 21 बोलते हैं हिंदी में, 21 को 21 बोलते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो वो आप किसकी तरह याद रखेगा, है ना। 21, 21, 21, तो यू गिव मी 21, तो यू से 21 को आप याद रख सकते हो, यू गिव मी 21, ठीक है। फिर देखो, WE को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? V को WE की तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं क्या? V को WE की तरह, है ना, इसको भी V बोलते हैं, इसको भी V बोलते हैं। V का मतलब क्या होता है? हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो, ठीक है। तो पहले लड़की को देख के लड़के के 12 बजे लड़के ने मैं तेरा बोला। 14 फरवरी को नहा धोकर निकला। फिर 16 साल की प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से फाइनली शादी कर ली। फिर इन्होंने T20 मैच खेला, तो वहां का जो रिजल्ट हुआ कि भैया ORS पिलाना पड़ा रिजल्ट को, ठीक है। फिर भी काम नहीं चला, तो उन्होंने फिर से शुरुआत की, बोला यू गिव मी अ किस। फिर कांड हो गया, तो फिर हम दो हमारे दो हो गए, ठीक है। डन है क्या? अच्छा, आप लोग ना बहुत मेहनती बच्चे हो, लेकिन मैं बोलता हूँ मेहनत ना, वर्क कभी भी 24 घंटे नहीं करना चाहिए, कम से कम दिन में 1 घंटा रेस्ट करो। तो वर्क हमेशा कितना करना चाहिए? 23 घंटा करना चाहिए। तो वर्क हमेशा 23 घंटा करो। अब आप जिंदगी में कितने भी सफल बन जाओ, एक बात जो सत्य है वो क्या है? एक्स की याद तो 24 घंटे आती है, ठीक है। एक्स 24, वाई आप याद रख लोगे, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट है तो 25, और जेड 26 आप याद रख सकते हो। क्लियर है? हो गया याद? बोलो भाई। फिक्स 6, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, एच का स्ट्रक्चर 8 जैसा। हम आई नो जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लड़की को देख के लड़के के 12 बजे, मैं 13, 14 फरवरी को नहा धोकर निकलना है। 15 साल की क्वीन ने, सॉरी 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की। T20 मैचेस खेले, जिसकी वजह से बच्चा हुआ, जिसको ORS पिलाना पड़ा 15 से 18 19 महीने के बच्चों को। फिर यू गिव मी अ किस, दोबारा से शुरुआत हुई। फिर हम दो हमारे दो हो गए। फिर याद आया भाई काम भी तो करने जाना है, यही थोड़ी ना करते रहेंगे। तो वर्क 23 घंटे करना चाहिए। एक्स की याद 24 घंटे आती है, वाई 25, जेड 26, ठीक है। ये मेरी टीम ने पता नहीं क्या लिख दिया, इसको इग्नोर करना, ठीक है। याद हो गया, वाई 25 नॉर्मली याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब ये क्यों याद करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो भाई। पहला सवाल TCS में 2019 में पूछा गया, 2023 में फिर से रिपीट हो गया। अब मेरा पर्सनली मानना है कि आप अल्फाबेट से मैप करते हो, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है, आंसर भी गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ अल्फाबेट टू नंबर मैपिंग को आप फॉलो करो, बढ़िया रहेगा। जल्दी जल्दी रैपिड फायर मोड में सभी लोग आंसर करेंगे। कम ऑन एवरीवन।
रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आने हैं, 25 मिनट में सॉल्व करने अपने को, तो थोड़ा सा स्पीड में करना रहेगा। न्यूमेरिकल में तो कंप्यूटेशंस बहुत कराते, कैलकुलेशन बहुत कराते, तो न्यूमेरिकल का पेपर तो आपका छूटेगा, बट रीजनिंग में आप पूरे भी नंबर ला सकते हो, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। तो मैं तो एक ही चीज करता हूँ यार, जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, ध्यान से देखना, सी के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो डी और ई का गैप आया, फिर एफ आ गया, सी के बाद डी और ई आया, फिर एफ आ गया, एच के बाद आई और जे आया, फिर के आ गया, एम के बाद एन और ओ आया, फिर पी आ गया, आर के बाद एस और टी आया, फिर यू आ गया। तो ये जो दोनों अल्फाबेट्स है इनके बीच में 2 का गैप है। अब शुरुआत सब जगह डब्ल्यू से कराई जा रही है, तो डब्ल्यू के बाद 2 का गैप यानी एक्स और वाई का गैप करके क्या ले आओ, जेड ले आओ। तो डब्ल्यू जेड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, विच इज सिंपल इनफ। सेकंड आप नंबरिंग कर लो, सी मतलब 3, फिक्स 6 हो गया, एच का स्ट्रक्चर 8, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर मतलब 11 है ना, मैं 13, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, ओ आर एस, ओ आर एस, ओ मतलब 15, आर मतलब 18, एस मतलब 19, तो ये हो गया 18, यू गिव मी 21, ये हो गया। तो देखो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इधर भी देखो तो डब्ल्यू इज 23, वाई इज 25, तो नहीं है 3 का डिफरेंस, इधर 23 और 26 3 का डिफरेंस है, इधर 23 और एफ की वैल्यू क्या है बताओ, फिक्स 6, तो यहां भी नहीं है डिफरेंस 3 का, और 23 और एक्स 24 है, एक का ही डिफरेंस है, केवल इसी में 3 का डिफरेंस है। आप ऐसे भी देख सकते हो, या दूसरा तरीका आप देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 के तुरंत बाद 8 आया, +2 करना है, पहले का आखिरी और दूसरे का पहले देखो +2, मान लो ऑप्शन नहीं दिए होते फिर आप कैसे करते, तो ऐसे करते, 6 में +2 किया तो 8 आया, ऐसे ही 11 में +2 किया तो 13 आया, यानी पहले वाले का आखिरी को लूं और दूसरे वाले के पहले को लूं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे 16 में +2 किया तो 18 आया, तो अगले जो 2 शब्द बनेंगे, 21 में +2 करूंगा तो 23 बनेगा, 23 मतलब वर्क, और इन दोनों में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी अगला 26 होना चाहिए, यानी जेड, डब्ल्यू जेड, बिना ऑप्शन के भी मैं आंसर निकालने की कैपेबिलिटी रखता हूं। क्लियर है क्या, कोई डाउट, कंफ्यूजन, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी ना? दिस वाज अ स्कोरिंग क्वेश्चन, आप कायदे से 10 से 15 सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते थे। बोलो बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? यस, हो गया, कितने लोग के आंसर सही है, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आज एक काम और करेंगे, आज ना अपन एक काइंड ऑफ टेस्ट करेंगे, अगर आपका आंसर सही हो गया तो अपने आपको +1 मार्क्स देना है फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जैसा टीसीएस में होता है, 0 मार्क्स देना है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, रॉन्ग या नॉट अटेम्प्टेड। तो अपना जो भी स्कोर है अभी तक का वो टाइप करके बता दो भाई, +1 हो गया होगा मैक्सिमम लोग का, जिनका 0 है वो 0, और कॉपी में नोट करते रहोगे या चैट बॉक्स में नोट करते रहो, अपना स्कोर डाल दो भाई। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा और अभी 2024 ऑन कैंपस में भी पूछा गया, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। and I'll be giving you a 90 seconds time this time, okay? 90 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। चलिए जी, और पोल भी चालू कर देता हूँ। सॉरी,
ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं कुछ लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए एक बार ध्यान से देखिए, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। सी, अब आप बोलोगे सर ये लॉजिक कैसे क्लिक होंगे, तो ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे धीरे धीरे। देखो ब्यूटीफुल लॉजिक जो लगाया गया था, मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, दिस इज एडवांस में आया था, एडवांस सेक्शन में आया था। ठीक है, पिछला वाला फाउंडेशन सेक्शन में आया था, ये एडवांस सेक्शन में आया था। अपने को क्या करना है, ये जो दो नंबर दे रखे हैं ना 6 और 3, इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आ गया 3। 4 और 9 जो नंबर दिया है इनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस आ गया 5। अब ये जो दो रिजल्ट आए 3 और 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ गया। तो 15 किसका नंबर है, ओ का ही तो नंबर है, ओ आर एस। 15 से 18 19 महीने के बच्चों को ओ आर एस बनाओ। तो ये जो दो डिजिट्स है इनका डिफरेंस, राइट हैंड साइड पे जो दो डिजिट्स है इनका डिफरेंस करके जो रिजल्ट आया उसका मल्टीप्लाई करने पे मेरे को बीच वाली डिजिट का नंबर मिल। अगर तुमने, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको नंबर टू लेटर मैपिंग नहीं आती, जिंदगी में कभी नहीं सॉल्व कर पाते इसको, है ना। इधर देखो 7 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। 20 है ना, किसका है, टी का है। इधर देखो 9 और 6 का डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया। 1 और 5 का डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। 12 है ना, एल की मैपिंग है। इधर देखो 4 और 1 का डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया ना। 5 और 8 का डिफरेंस भी 3 आ गया ना। 9 है, 9 किसकी है, आई नो। ठीक है, तो आई इज द, समझे। हम्म। जल्दी से स्कोर अपना अपडेट करो, +1 या +2 क्या है, फटाफट से स्कोर अपडेट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न पर है, आपको नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीक्वेंस बताना है। 2020 में पूछा गया, 2023 में फिर से रिपीट हो गया। लगाओ दिमाग, दोबारा से पोल शुरू करता हूं। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, ये 60 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा भाई। चलिए क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सिंपल फुद्दू क्वेश्चन है भाई। देखो अगर मैं यहां पर मैं बोलता हूं एक टर्म नहीं, मैं तो अगले दो टर्म भी निकाल सकता हूं इसमें बहुत आसानी से। देखो अगर मैं इवन पोजीशंस देखूं, ओ के बाद आया पी, पी के बाद आया क्यू, एक एक छोड़ के, क्यू के बाद आया आर, आर के बाद आएगा यहाँ पे क्या, एस आएगा। अगर ये वाला एलिमेंट पूछते तो आंसर एस होता, लेकिन अपन से ये पूछा है। अब आप ध्यान से देखो,
के के बाद आया एल, उल्टे चल रहे हैं, एल के बाद आया एम, जो जो टर्म छूट गए, एम के बाद आया एन, रिवर्स ऑपोजिट, के एल एम एन। तो के जस्ट पहले कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा जे आएगा, तो जे के बाद आया के बाद एल के बाद एम, एम के बाद एन आ गया, तो करेक्ट आंसर इज जे। दूसरा तरीका एन ओ एम पी एल क्यू के आर है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो एक काम करो भाई, नंबरिंग कर लो, 14 फरवरी को नहा धोकर, 15 ORS, मैं 13, 16 साल का प्रिंस, लड़की को देख के लड़की के 17 साल की क्वीन, जम्मू एंड कश्मीर में ORS यानी 18 हो गए। ये नंबरिंग कर दिया। आप ध्यान से देखो, एक एक अल्टरनेट पे देखते जाओ, ठीक है। तो 14 के बाद आया 13, एक एक छोड़ के, 13 के बाद आया 12, 12 के बाद आया 11, तो अगले पे क्या आएगा, 10 आएगा, 10 मतलब जम्मू जे, तो जे इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड यार, +3 आ गया स्कोर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड, वेरी गुड यार, ऑसम। अगला क्वेश्चन करना, टीसीएस में 2019 में पूछा और अभी 2024 ऑन कैंपस में पूछा गया था। दोबारा से पोल चालू करता हूं और टाइमर भी दोबारा से चालू करता हूं। मुझे तो लग रहा है 60 सेकंड्स भी दूंगा तो इनफ हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे बच्चे ना एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ट्रेंड हो चुके हैं, राइट। चलिए जी, 30 सेकंड और कम कर देता हूँ, 60 सेकंड देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। भगवान ने बुद्धि दी है, इंसान और जानवर में यही अंतर होता है, खाता जानवर भी है, सोता जानवर भी है, बच्चे पैदा भी इंसान जानवर दोनों करता है। इंसान और जानवर में एक ही अंतर है, इंसान के अंदर बुद्धि होती है, जानवर के अंदर नहीं होती। यदि तुम अपनी बुद्धि नहीं चला रहे हो तो इमेजिन कर लो भाई, जो भी जानवर पसंद हो अपने आप को। ध्यान दो, चलिए जी, पोल एंड करने का समय आ गया है। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन ए को वोट कर रहे हैं, आप रिजल्ट देख सकते हो, लेकिन मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। जोर का झटका है। यार आप मेरे को एक चीज बताओ मेरे प्यारे प्यारे भोचू, पहला अगर मान लो तुम निकाल भी लो ऑप्शन और मान लो ए आया तो भी दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक्स आया तो भी दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलो मैं बोलता हूँ भैया पहला वाला अल्फाबेट नहीं, दूसरे अल्फाबेट को कंपेयर करता हूँ, तो दूसरे अल्फाबेट में मान लो बी आ गया तो आंसर इन दोनों में से कुछ हो सकते हैं। अरे मेरे प्यारे घोंचू, आखिरी का अल्फाबेट यूनिक है ना चारों में, तो सिर्फ आखिरी का अल्फाबेट देख ले, आखिरी में यहाँ पे एफ है, इधर सी है, इधर वाई है, इधर टी है, इधर एन है, क्योंकि लॉजिक तो ऐसे ही बनेगा ना, पहले पहले को कंपेयर करेंगे सबके, सबके दूसरे दूसरे को कंपेयर करेंगे, सबके तीसरे तीसरे को कंपेयर करेंगे। तो आखिरी वाला देख लो ना, काहे को इतनी मेहनत कर रहे हो। आगे नंबरिंग लिखो, 6 3 y is 25 t is 20 n is 14। कुछ घुस रहा है दिमाग में। देखो इधर पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें देखोगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। इधर देखोगे तो 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस कैसे भैया, y के बाद z आएगा, z के बाद a आएगा, a के बाद b आएगा, फिर c आएगा, तो 4 अल्फाबेट का डिफरेंस आ गया ना। इधर देखो t के बाद p q r s t u v w x देन y, 4 अल्फाबेट, इधर 5 अल्फाबेट आ रहे हैं, m n o p q r s फिर t, तो 5 अल्फाबेट है, इधर 4 अल्फाबेट है, इधर 3 अल्फाबेट, इधर 2 अल्फाबेट आ रहे होंगे, देखो c के बाद d, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, 2 अल्फाबेट, तो अगर इधर 5 है तो इधर 6 अल्फाबेट, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, बोलो भाई। ये मैं उल्टा चला गया, सॉरी, रिवर्स जाना था मेरे को, मैं फॉरवर्ड चला गया, है ना।
तो आप तो इसको ऐसे ध्यान रखो ना, और आसान है ना, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ जाएगा, तो इधर 7 आना चाहिए भाई नंबर, 7 का अगर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ 4, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का, यहाँ 5, 4 का डिफरेंस आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ऐसे समझ आ जा रहा होगा, है ना। इधर 5, इधर 6, इधर 7, 7 किसका नंबर है बताओ भाई, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। जी के बाद HIJKLM, देखो 6 अल्फाबेट्स का डिफरेंस आ गया, जो कि आना भी चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ आया? हार्डली तुमको 20 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने में। दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ, देखो समझो इधर, आखिरी का अल्फाबेट क्योंकि चारों ऑप्शन में अलग अलग है, उसको ध्यान दो, है ना, तो बस अपन आखिरी का अल्फाबेट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एफ है, एफ के बाद सी है, आखिरी आखिरी का अल्फाबेट, देन हेयर वाई, देन हेयर टी, देन हेयर एन, तो इधर क्या है वो बताना। अगर मैं इनके नंबरिंग लिखूं तो ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 25 होता है, टी क्या होता है बताओ, टी इज 20, एन इज आपका 40। अरे मैं तो कहता हूँ सिर्फ इतना देख लो, ये 6 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, इधर 3 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस होगा, अब ये 4 कैसे मैं समझा दूंगा, इधर 7 का डिफरेंस आना चाहिए, तो इधर पे वो अल्फाबेट आए जिसका नंबर 7 आ जाए, ताकि 7 का डिफरेंस, 7 किसका नंबर होता है, जी का होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। समझ गए इस बात को, है ना। अब इधर देखो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि देखो 25 के बाद आएगा 26, 26 के बाद 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, आ गया ना 4 का डिफरेंस। फर्स्ट लेटर में क्या डिफरेंस समझ नहीं आया, जी है, आई है, एल है, पी है, यू है, डैश है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, आई नो, 12, देन 16, देन 21, डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, तो अगला 6 का डिफरेंस होगा। 6 का डिफरेंस कैसे हो सकता है, 21 में 6 ऐड करो तो 27 बनते हैं, तो Z तो भैया 26 पे खत्म हो गया, यानी 27 मतलब वापस ए, पहला अल्फाबेट ए होना चाहिए, ए है देखो आंसर में। समझ गए विशाखा? यस और नो, कोई डाउट कंफ्यूजन दिक्कत तकलीफ परेशानी? भाई ये एडवांस में नहीं पूछा था, माफ करना, बेसिक में ही पूछा था ये तो, फाउंडेशन सेक्शन में। स्कोर अपडेट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। सी एंड वाई का डिफरेंस, अरे मेरे भाई सी और वाई का डिफरेंस 4 का ऐसे है, देखो आप इसको ऐसे मत समझो सर भी, चलो दोबारा समझा देता हूँ। एफ है, सी है, वाई है, टी है, एन है, फिर डैश है ना। एफ में अगर 2 अल्फाबेट पीछे जाऊं तो सी के बाद डी और ई आता है, आप तो रिवर्स चले जाओ, सी के बाद डी और ई आता है 2 अल्फाबेट, वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद ए आएगा, देन बी आएगा, 3 अल्फाबेट, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, देन वाई, इस बार 4 अल्फाबेट है, एम एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, 5 अल्फाबेट है बीच में, तो इधर 6 अल्फाबेट होने चाहिए बीच में। तो अगर मैं इधर पे जी रख दूं तो यहाँ पे HIJKLM 6 अल्फाबेट आ गए कि नहीं आ, है ना, तो इसलिए इधर पे जी होगी। ये अप्रोच क्लियर है सुरभि? यस, चलिए जी, तो ये डिफरेंस एक एक बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर मूव करते हैं। टीसीएस में 2022 में पूछा था, ये फ्लैट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें अल्फाबेट सीरीज नहीं पूछी गई थी। दोबारा से पोल शुरू करता हूं, दोबारा से टाइम देता हूं, जल्दी से आंसर कीजिएगा, दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। पांच से 12 कैसे बना, 12 से 23 कैसे बना, 23 से 50 कैसे बना, 50 से 141 कैसे बना, वो दिमाग लगाइए। चलिए एक बार और देता हूं, चलो टाइम थोड़ा सा।
ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ठीक है। कम ऑन, लास्ट 30 सेकेंड्स, गिव योर 200%। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड। सौरभ, शालू, क्षितिजा, दिनेश, इप्सिता। ये इप्सिता का मतलब क्या होता है? सौमित्र, सतीश, इप्सिता मीन्स पावर, ठीक है जी, बढ़िया। ओके, आपकी तो तबीयत फिर खराब होती ही नहीं होगी कभी भी। ऐसा तो नहीं घर में कोई लो फील हो रहा हो, तबीयत खराब हो, तो मम्मी बोले इप्सिता बेटा चार्ज कर देना, इनकी बैटरी लो है। जस्ट जोकिंग यार, है ना। चलो देखो, ध्यान से समझते हैं, पूल को एंड करता हूँ और रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। वेरी गुड यार, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया। एक बार टैप योर बैक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ओके जी, एक बार ध्यान से देखते हैं। मैं बोलता अगर सीरीज में ना कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो कि यार भैया मैंने ना 20 सेकंड निकाल दिए, मेरे को लॉजिक ही क्लिक नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ लॉजिक क्लिक कराओ ही मत, इन डिफरेंस सीरीज निकाल दो। तो 5 और 12 का डिफरेंस आ गया 7, 12 और 23 का डिफरेंस आ गया कितना, 12 में 23 हो गए 11 का डिफरेंस। इधर देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 25, 27 आ गया। इधर देखो कितना आ गया, 91 आ गया। भैया इधर से भी क्या ही उखाड़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। चलो जी, बाकी फिर से डिफरेंस निकाल दो जब कुछ भी ना समझ आए। 7 और 11 का, अब इस सीरीज को मेन सीरीज मानते हुए डिफरेंस निकालो तो 4 आ गया। इधर पे डिफरेंस 16 आ गया, इधर पे डिफरेंस 64 आ गया। अब इस सीरीज में कुछ चमका क्या, बताओ। बिल्कुल चमका भैया, ये 4 की पावर 1 लिखा है, ये 4 की पावर 2 लिखा है, ये 4 की पावर 3 लिखा है। यानी अगला हो जाएगा 4 की पावर 4, यानी कि 256। यानी इधर पे जो भी नंबर आएगा वो 256 आना चाहिए। 256 के लिए इधर कौन सा नंबर आएगा आप बताओ। इन दोनों का डिफरेंस कोई नंबर पी में अगर मैं 91 माइनस कर दूं तो 256 आना चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, ठीक है। तो ये वाली ऊपर वाली सीरीज में, तो क्या करूं मैं, 256 में 91 ऐड कर दूंगा तो 7, 9 और 5, 14 का 4, कैरी ओवर 1, 2 और 1, 347 आ गया इधर, ठीक है। अब इधर मैं कौन सा नंबर लूं कि डिफरेंस 347 आ जाए, तो अगर अगर यहाँ का नंबर भी पी मानूं तो पी में 141 माइनस करूंगा तो 347 आना चाहिए। 141 माइनस करूंगा तो पी की वैल्यू आ गई 347 अपॉन 140 प्लस 141, 8, 8, 488 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर काम ना चले तो चुपचाप से डिफरेंस सीरीज बना लेना, फिर भी काम ना चले तो डबल डिफरेंस सीरीज बना लेना। डबल डिफरेंस सीरीज को सेटिस्फाई करते हुए मैंने 256 इंट्रोड्यूस किया। 256 लाने के लिए इधर 347 लाना जरूरी है, इधर 347 लाने के लिए इधर 488 लाना जरूरी है। क्लियर हो गया, स्कोर अपडेट करते चल रहे हैं। वेरी गुड, कुछ लोग +4 तक पहुंच गए, क्या बात है जी, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज डेटा सफिशिएंसी, है ना। बहुत मजेदार टॉपिक है, दिमाग के आपके धागे खुलेंगे। शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, फिर क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों एक लेटेस्ट आईफोन आपको 80 से 90 हजार रुपए में मिलता है, लेकिन मेरे स्टेप्स जान के आप 10 हजार रुपए में एक आईफोन खरीद सकते हैं। आप पड़ोस में जाइए किसी के और पूछिए कि आईफोन सेकंड हैंड देगा क्या 10 हजार में, वो सोचने लगेगा। आप उसका फोन लेके भाग आइए और उससे बोले कि 10 हजार रुपए मुझे फिरौती की रकम चाहिए, तब तेरा आईफोन लौटाऊंगा। वो 10 हजार रुपए आपको दे देगा, लेकिन अब वो आपको आईफोन देने को तैयार नहीं होगा। अब आप क्या कीजिए, 3 साल का वेट कीजिए, स्टॉक्स में इनका निवेश कीजिए। मेरे बताए स्टॉक से आपका 90 हजार हो जाएगा 10 हजार। लेकिन अभी आईफोन देने को तैयार नहीं है। 90 हजार में आपको आईफोन मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 साल बाद आईफोन की कीमत हो चुकी होगी 1.5 लाख रुपए। 60 हजार आपके पास कम है, आप अपने मम्मी पापा से गिड़गिड़ा के 60 हजार का जुगाड़ कीजिए। अब आपके पास हो गए 1.5 लाख। अब मैं इस बार स्टॉक्स बताऊंगा, आपको पक्का घाटा होगा, 15 हजार बचेंगे। 10 हजार से आपका 15 हजार हो गया 3 साल में। 5 हजार में आप मेरा इलाज कराइए और 10 हजार में आपको एक लेटेस्ट आईफोन 6 मिल जाएगा दोस्तों। चलिए भाई,
तो ये जिस तरह से दिमाग घूम रहा है, ऐसी दिमाग आपका डेटा सफिशिएंसी में भी घूमेगा। चलिए जी, इमेजिन करो ये आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते तो आपका जो करियर है वो अभी संकट में होता। तो देखिए डेटा सफिशिएंसी में क्या दिया रहेगा, आपको एक डेटा दिया रहेगा, आपको पूछा गया है एप्पल कंपनी की टोटल सेल क्या है, आपको इसका एक यूनिक आंसर देना है कि जी इतने रुपए टोटल सेल है। अब इस आंसर को देने के लिए आपको दो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। हो सकता है सिर्फ स्टेटमेंट 1 से काम चल जाए तो मैं ए को मार्क कर दूंगा, हो सकता है सिर्फ स्टेटमेंट बी अकेले से काम चल जाए, मेरे को स्टेटमेंट 1 की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है सिर्फ स्टेटमेंट 1 से काम चल जाए, हो सकता है सिर्फ स्टेटमेंट 2 से काम चल जाए। ठीक है, तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट 2 से काम चल गया तो मैं बी मार्क कर दूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट ए से काम चल गया तो मैं ए मार्क कर दूंगा, हो सकता है सिर्फ ए अकेले से भी काम चल जाए, बी अकेले से भी काम चल जाए, यानी ए भी अपने आप में सफिशिएंट है, बी भी अपने आप में सफिशिएंट है, तो आंसर कर दीजिएगा सी। अब ए से भी अगर सफिशिएंट ना हो, बी से भी सफिशिएंट ना हो इंडिविजुअली, तो इनको करेंगे मर्ज, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ देखेंगे और मर्ज करने के बाद अगर सेटिस्फाइड है तो ऑप्शन डी। बस यहाँ पे एक प्रिंसिपल याद रखना, स्टेटमेंट 1 है कांग्रेस, स्टेटमेंट 2 है बीजेपी। तो जब कांग्रेस को देख रहे हो तब बीजेपी को नहीं देखना, और जब बीजेपी को देख रहे हो तब कांग्रेस को नहीं देखना। यानी जब स्टेटमेंट 1 पे फोकस करेंगे तो मैं मान के चलूंगा 2 जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब स्टेटमेंट 2 पे फोकस करूंगा तो मान के चलूंगा 1 जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। और जब दोनों अपने आप में सफिशिएंट नहीं होंगे तभी उनको मर्ज करूंगा, यानी कांग्रेस भी नहीं जीत पा रही, बीजेपी भी नहीं जीत पा रही, तो चलो भाई मिल बांट के कर लेते हैं, है ना। हाँ, स्टेटमेंट 1 हो गई घर वाली, 2 हो गई बाहर वाली। जब घर वाली के साथ हो तो बाहर वाली को नहीं देखना, और बाहर वाली के साथ हो तो घर वाली पे ध्यान नहीं देना, राइट। बताइए, पोल तो चालू है ना आई गेस। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का ही चालू है क्या? अच्छा नहीं चालू है, चलो दोबारा चालू कर देता हूँ। अगेन 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से पोल में अपने अपना आंसर फिल कर दीजिए। स्टेटमेंट 2 का मतलब ये है कि केवल कंपनी के पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए के अलावा और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए को मैक्सिमम जनता वोट कर रही है। चलिए जी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and let's end the poll and share the result with you. Yes, ऑप्शन ए को मैक्सिमम लोगों ने वोट किया, which is absolutely the correct answer. कितने लोगों का सही हो गया, जल्दी से बता देंगे। यस यस यस, टाइप करके बताइए भाई। वेरी गुड, प्रीति, स्नेहा, अरविंद्र, निकिता, ऐश्वर्या, क्या बात है भाई। स्कोर अपडेट कर दीजिए जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बाय द वे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ए नहीं है, ठीक है। मेरे तो आओ चलो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। बोला है कि एप्पल कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है ये बताना है। अच्छा, अब आपने स्टेटमेंट ए को देख के ना आप हो गए भावुक, आपने बोला कि यार कंपनी ने 8000 यूनिट बेची हैं और एक यूनिट 25 रुपए की है, तो आपने हिसाब लगा लिया 8000 यूनिट है, एक यूनिट 25 रुपए की है, तो जो टोटल सेल्स है वो मैं निकाल सकता हूँ। और आपने बोला कि यार स्टेटमेंट 1 जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है, और इस हिसाब से आपने बोल दिया 1 अलोन इज सफिशिएंट,
और आप आंसर मार्क कर रहे हैं। नहीं जी, ये गलत है। क्यों गलत है? आपने बोला है कि पूरे एप्पल कंपनी की सेल बतानी है आपको, तो अब एप्पल कंपनी में प्रोडक्ट ए भी हो सकता है, प्रोडक्ट बी भी हो सकता है, प्रोडक्ट सी भी हो सकता है। ये तो केवल प्रोडक्ट ए की बात की है कि 8000 यूनिट बिके हैं प्रोडक्ट ए के, जो कि 25 रुपए के थे। तो केवल प्रोडक्ट ए की सेल आई, टोटल सेल ऑफ द कंपनी नहीं आई। तो ये तो काम नहीं बनेगा इससे। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखूं, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कंपनी के पास और कोई प्रोडक्ट है नहीं, इससे तो मैं क्या ही करूं, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ स्टेटमेंट 2 अकेले को देखो, 1 को इग्नोर करूं, तो कंपनी के पास और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, इससे मैं टोटल सेल कैसे निकाल सकता हूं? तो जब 1 भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, 2 भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, तो इन दोनों को कर दो मर्ज। मर्ज करके क्या पता चल गया कि प्रोडक्ट ए से इतनी सेल आ गई और कंपनी के पास और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं ए के अलावा, तो मतलब टोटल सेल इतनी आ गई, बस खत्म बात। यस, तो बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कोई भी और प्रोडक्ट नहीं है, तो अब मैं सेटिस्फाइड हूं, है ना? क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? तो अगर भाई क्वेश्चन बन गया तो 20 सेकंड में भी तुम सही कर लोगे। क्लियर है क्या? यस, ओके जी। बेटा यहां से तो मैं फुल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, माइक एकदम बिल्कुल मुंह पे लगा के बोल रहा हूँ। और कितना तेज करूँ वॉल्यूम? थोड़ा सा एक बार आप अपने लैपटॉप या सिस्टम को चेक करो, ईयरफोन्स यूज करो। टुगेदर और आइदर और एक जैसा नहीं होता बेटा। आइदर और का मतलब होता है 1 भी अकेला सफिशिएंट है, 2 भी अकेला सफिशिएंट है, ये आइदर और का मतलब होता है। यानी 1 भी सफिशिएंट है अकेला, 2 भी सफिशिएंट है, मिलाने की जरूरत ही नहीं। और इसका मतलब होता है कि मिला करके सफिशिएंट है। यस, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। अगला सवाल, अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टीसीएस में 2020 में और 2022 में 2 बार पूछा गया। जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर कर देंगे। चलिए जी, पोल शुरू कर देता हूं, ध्यान से देख के करना, क्योंकि पहली नजर में जो आंसर आता है ना इसमें, वो गलती होता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो डेटा सफिशिएंसी में क्रॉस करना जरूरी है, क्रॉस चेक करना जरूरी है। स्टेटमेंट डी दिया है, नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट, मतलब 1 और 2 को मिला भी दे तब भी मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। चलिए, अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं कैलेंडर की किसी भी एक डेट पे कौन सा डे लाई करता हूं ये बता दूं, तो क्या आप पूरा कैलेंडर बना सकते हो वहां से? कितने लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कोई भी एक डेट पर कौन सा डे लाई कर रहा है, आप बस ये बता दो, सिर्फ इतना आपको करना है ना। अपन पूरा कैलेंडर बना सकते हैं आराम से, है ना। तो जैसे मान लो उन्होंने बोला कि आपको मार्च 2006 का आखिरी संडे कब पड़ेगा ये बताना है। अब आपको ये बता दिया कि पहला संडे जो है वो 5 मार्च को होने वाला है ना। द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ फेलन, यानी 5 मार्च 2006 को संडे है। तो आप आगे भी बता सकते हो अगला संडे कब पड़ेगा, फिर अगला कब पड़ेगा, अगला मार्च का आखिरी संडे कब पड़ेगा, बता सकते हो। अच्छा, आपको निकालते नहीं बैठना है, क्यों टाइम वेस्ट करना, आपको तो सिर्फ इतना पूछा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? हाँ जी, तो भाई 1 अपने आप में सफिशिएंट। 2 की बात करें, बोला मंथ का आखिरी दिन फ्राइडे है, यानी 31 मार्च 2006 को फ्राइडे है। बस इसमें 5 दिन पीछे ले जाओ, आखिरी संडे पता चल गया। तो यहां से बस महीने का एक दिन दे दो, आप उस पर कौन सा डे लाई कर रहा है ये बता दो, मैं तो पूरा कैलेंडर बना सकता हूँ। 2 भी अपने आप में सफिशिएंट है, तो इसलिए मैं बोलूंगा आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। यस, इस बार पक्के में आंसर सी है, जिनका भी सी आ गया यू कैन टैप योर बैक एंड वेरी गुड। 51 से ज्यादा परसेंटेज बच्चों ने
ऑप्शन सी को मार्क किया। क्या बात है भाई, +5 पे भी पहुंच गए कुछ लोग। +6 +7 वाले हैं कोई? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर मूव करते हैं। पहले अच्छा +7 वाले भी, सौरभ वेरी गुड सौरभ, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। चलो जी, अगले सवाल से पहले एक वीडियो दिखाता हूं, आप लोग चाहो तो डांस भी कर। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 3 बार ये पूछा गया टीसीएस में, 2019 में, 2020 में, 2022 में। आज राहुल जी नहीं है, नहीं राहुल जी रीजनिंग की क्लास अटेंड करने नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल पढ़ के थक गए, चुनाव आ रहे हैं ना अभी। मम्मी बोल रही है पढ़ रहा है या गाने सुन रहा है? बिठा लीजिए पास में, बस ईयरफोन्स का एक्सेस मत दीजिएगा, वरना मम्मी बोलेंगे अश्लील है लौंडा, अपमानजनक बातें कर रहा है। हाँ जी, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज बाबू भैया हैव? चलिए पोल शुरू करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वेरी गुड यार, आप लोगों ने तो पहले ही आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, भाई कसम, %72 ऑप्शन ए को वोट कर रहे हैं। चलिए जी, कम ऑन, सोच लीजिए, समझ लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, 65% लोगों ने ऑप्शन ए को वोट किया है, वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लोग ना भावनाओं में बहते हैं, तुम भावनाओं में गोते लगाते हुए जाते हो, एकदम बिल्कुल फुल एक्सेलरेशन के साथ। अरे मेरे भैया चलो, स्टेटमेंट 2 तो गलत है। बाबू भैया के कितने बच्चे हैं? इन्होंने बोला के और जे बाबू भैया के भाई हैं। मेरे कितने भाई हैं, इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरे कितने बच्चे होंगे? ऐसा तो है नहीं, तो 2 तो रबिश दिया, 2 से तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। 1 बोल रहा है एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ बाबू भैया। अच्छा, बाबू भैया के जितने बच्चे होंगे उतने ही बच्चे उनकी वाइफ के भी होंगे, है ना? ये तो बाय डिफॉल्ट पता है। आपके पापा के जितने बच्चे, आपकी मम्मी के भी उतने ही बच्चे हैं, है ना? तो बोल रहा है कि एच जो है वो बाबू भैया की वाइफ की इकलौती बेटी है, यानी बाबू भैया की भी इकलौती बेटी है ना? इकलौती बेटी है यानी एक डॉटर है, ये बात तो फिक्स है, पर कितने सन है? मैं मेरे पापा का इकलौता बेटा हूं, तो इसका मतलब मेरे पापा के पास एक ही बच्चे हैं, हो सकता है मेरी कोई बहन भी हो। इकलौती डॉटर लिखा है, ओनली चाइल्ड नहीं लिखा मेरे भाई, ओनली चाइल्ड लिखा होता तो समझ में आ जाता, समझे? भावनाओं में बह गए, है ना? डेटा सफिशिएंसी पढ़ने के बाद यू बी लाइक, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा टीसीएस के एग्जाम में एक ट्रांजिशन फेस होता है, मैं बोलता हूँ ना थोड़ा सा ट्रिकी आता है पेपर, तो एग्जाम के बाद बच्चे मुझे कॉल करते, भैया आपने जो पढ़ाया ना उसी में से आया, मैं तो पूरे क्वेश्चन सही करके आ गया, इतना खुश महसूस हो रहा हूँ, थैंक यू सो मच भैया, लव यू सो मच, बहुत अच्छा पेपर गया। आई बी लाइक फिर बच्चे 20 दिन बाद कॉल करते, भैया मेरे कॉलेज में सबको मेल आ गया इंटरव्यू का, मुझे ही क्यों नहीं आया, है ना? तो पहली नजर में तो हमको सारे आंसर सही लगते हैं। वाइफ के बच्चे अलग भी तो हो सकते, साक्षी, जो चीज जनरली होती है उसको मानना, मल्टीपल वाइफ भी तो हो सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं मानना, एक वाइफ एज्यूम करके चलना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर मूव करते हैं। बाबू भैया नहीं पूछा था, ऑब्वियसली एम पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये देखो 2018 में पूछा, 2024 में दोबारा से पूछ लिया। हाँ जी, दोबारा से पोल शुरू करता हूँ, बताइएगा क्या आंसर है। भाई इसका आंसर सही दे देना प्लीज। स्कोर अपडेट कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यू कैन टैप योर बैक। बहुत ही बढ़िया। देखो कोड में क्या लिखा है, स्काई इज क्लियर को डी रा फा लिखा हुआ है ना। इसका ये मतलब नहीं होता कि स्काई मतलब डी हो गया, इस मतलब रा हो गया, क्लियर मतलब फा हो गया, ऐसा नहीं। किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। स्काई को डी रा फा में से कुछ एक दोगे, मान लो स्काई को रा दे दिया तो फिर इस को रा नहीं और नहीं दे सकते, डी और फा में से ही कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो मान लो स्काई को रा दे दिया तो स्काई भी गया, रा भी गया। फिर इस क्लियर में इसको डी या फा में कुछ भी दे सकते हैं, मान लो इसको डी दे दिया तो क्लियर को फा दे दिया। इस तरीके से आप किसी भी एक को एक 1-to-1 मैपिंग करनी होती है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मैपिंग हो। तो स्काई इज क्लियर को मैं डी रा फा लिख सकता हूं, ऐसे ही मेक इट क्लियर को डी गा जो लिख सकता हूं। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट में देखो क्लियर इज कॉमन, तो क्लियर का मतलब तो डी हो गया, ये बात श्योर है क्योंकि डी दोनों में कॉमन है। तो भाई एक काम करते हैं, दोनों में से क्लियर क्लियर इरेज कर देते हैं और डी डी इरेज कर देते हैं। अब कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, 4 वर्ड्स हैं। अब स्काई का मतलब रा भी हो सकता है एंड फा भी हो सकता है। तो मैंने तो दोनों स्टेटमेंट को भी मिला लिए, तब भी मैं स्काई का मीनिंग नहीं पता कर पा रहा हूं। यानी नाइदर 1 nor 2 इज सफिशिएंट। ना तो 1 सफिशिएंट है, ना ही 2 अपने आप में सफिशिएंट है। क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। एब्सोल्यूट क्लैरिटी, धुआं धुआं, समझ आया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं अपने प्रपोजिशनल रीजनिंग के। देखो प्रपोजिशनल रीजनिंग के अंदर ना 4 चीजें आती हैं, है ना। प्रपोजिशनल रीजनिंग, इसको डिडक्टिव रीजनिंग या लॉजिकल डिडक्शन भी बोल दिया जाता है। इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। एक आता है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक आता है आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एक आता है आपका स्टेटमेंट एंड असम्पशन, और एक आता है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये चारों चीजें क्या हैं इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीसीएस के स्टैंड पॉइंट से, तो एकदम को ध्यान से समझना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको क्या दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा या एक पैराग्राफ दिया रहेगा जो कि स्टेटमेंट होगा, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन्स दिए रहेंगे। कंक्लूजन क्या, एक जजमेंट या डिसीजन दिया रहेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के हिसाब से सही बैठ रहा है ना। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अपन को जो भी स्टेटमेंट दिया है उनको अच्छे से पढ़ना है, उन स्टेटमेंट को एक एक करके एनालाइज करना और कंक्लूजन। अच्छा इसमें ना जनरल नॉलेज को फॉलो नहीं करना होता, जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको ट्रू मानना होता है। अगर स्टेटमेंट में लिखा है सन राइजेस इन द वेस्ट, बिल्कुल ट्रू मानना होता है ना। अगर लिखा है पाकिस्तान इज द बेस्ट क्रिकेट टीम,
तो ट्रू मानना है ना। अगर लिखा है आरसीबी विल विन आईपीएल 2024 तो ट्रू मानना है ना। जो भी लिखा हो है ना, गर्ल्स आर सिंगल, ट्रू मानना है भाई, है ना। राहुल गांधी जी इज बेस्ट पॉलिटिशियन, ट्रू मानना है ना। या लिखा है राहुल जी विल बी न्यू पीएम ऑफ इंडिया, तो ट्रू मानना है भाई। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है ना कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो भी दिया है बिल्कुल एकदम अपने को ट्रू मानते हुए आगे चलना है, ठीक है। अपनी बुद्धि चलाओगे गलत आंसर पाओगे। तो जो स्टेटमेंट में दिया है वो सही है। कंक्लूजन और इन्फरेंस एक ही बात होती है, तो कई बार कंक्लूजन की जगह इन्फरेंस भी लिखा रहता है ना। और कंक्लूजन, अच्छा कुछ कंक्लूजन हो सकता है जनरली ट्रू हो, है ना, जैसे ग्रीन टी से मोटापा कम होता है। कुछ मान लो स्टेटमेंट में लिखा है ग्रीन टी कॉजेस फैट, अब आपको पता है ये गलत है लेकिन इसको आपको सच मानना है। अब कंक्लूजन में लिखा है ग्रीन टी रिड्यूसेस फैट, आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं, हमको अपने हिसाब से नहीं, स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है। स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये गलत है, समझ गए। तो हमारी जो दुनिया है उसको छोटा सा करना है। हमारे लिए सिर्फ एक ही सच है, वो है स्टेटमेंट। मतलब मशीन लर्निंग में बोलते हैं ना, वो फीड कर दिया हमने स्टेटमेंट हमारे दिमाग में, उसके हिसाब से कंक्लूजन अपने को निकालना। क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस चक्कर में गलती करते। एक एग्जाम्पल है, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें लोगों को लगता है कि भैया कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, नहीं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। स्टेटमेंट है टीचर स्कोल्डेड राम इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर ने राम को डांटा। क्या ये कंक्लूजन सही है कि टीचर राम को डिसलाइक करती है? बताओ, नहीं है सही है। बताओ कहां लिखा? आपके मम्मी पापा आपको डांट देते तो इसका मतलब क्या वो आपको डिसलाइक करते हैं? कहां लिखा डिसलाइक करती है? राम को डांटने के बहुत रीजन हो सकता है राम लेट आया हो सकता है राम ने होमवर्क नहीं किया हो। मैं आपको डांट दूंगा तो मैं आपको क्या प्यार नहीं करता? करता हूं बिल्कुल। तो ये कंक्लूजन मतलब जो ठोस एकदम बिल्कुल सच है, मैं वो पत्थर की नोक पे बोल सकता हूं कि ये सच है, तो ही वो कंक्लूजन कहलाएगा, ठीक है। यस। तो पहली चीज क्या है, कुछ भी आप एज्यूम नहीं करना यार, हाँ ठीक है हो सकता है डिसलाइक करती हो सकता है वाला काम नहीं। नथिंग विल बी एज्यूम, जो स्टेटमेंट में दिया है केवल वही पता है, उसके अलावा और कुछ नहीं पता। तो पहली ट्रिक क्या याद रखेंगे, अपनी बुद्धि चलाओगे गलत आंसर पाओगे, कुछ भी एज्यूम नहीं करना। सेकंड देखो भाई, बताओ ये कंक्लूजन ट्रू है या नहीं। बोला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन, हम ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो ऐसा डर बनाया जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो रेयर कम्युनिटी है फ्यूचर में। तो कंक्लूजन दिया है कि हाँ भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको एफिशिएंटली यूज करनी चाहिए, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू है। इसमें ट्रिक अपने को क्या, अगर किसी ने आपको कोई एडवाइस दी हो या किसी रिजल्ट की बात की हो तो ऐसे कंक्लूजन हमेशा ट्रू होते हैं। ये ट्रिक याद रखना, किसी ने अगर आपको एडवाइस दी हो या रिजल्ट की बात की जा रही हो तो वो ट्रू होते हैं। जैसे यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप एफिशिएंटली यूज करो। क्लियर है क्या, है ना। चलो तीसरा देखो, many people have assumed many people have been admitted in the hospital, it is assumed that junk food is poisonous. Junk food is always poisonous. बताइए जी। नीतीश कह रहा है जंक फूड इज बेस्ट, बट अपना बुद्धि नहीं चलाना अपने। इसमें पोल क्या चलाऊंगा भानु? अच्छा ट्रू या फॉल्स का पोल चला दूं? कोई बात नहीं, आप आंसर करो। अभी क्या अपन रैपिड फायर मोड में कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे ना, पोल में टाइम वेस्ट होगा। आप तो टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे। मैं ज्यादातर बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, फॉल्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में ना मे, मे बी, माइट, है ना, मैनी, सम, फ्यू, ये सब कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं? ये सब वीक स्टेटमेंट होते हैं, मतलब सबके लिए नहीं बोल सकता,
हाँ भाई, मे भी ऐसा हो जाए, कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ ये वीक स्टेटमेंट है। अगर मैं ऑलवेज वर्ड यूज करूं, अगर मैं सर्टेन वर्ड यूज करूं, अगर मैं एवरी वर्ड यूज करूं, अगर मैं नन यूज करूं, अगर मैं नो वन यूज करूं, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेनी पीपल हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सब लोग एडमिट नहीं हुए, कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिट हुए, और ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि जंक फूड पॉइजनस है, इसके बारे में पुष्टिकरण नहीं हुई है। फिर आप एकदम से कैसे बोल सकते हो कि जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस? तो ये जो ऑलवेज, सर्टेन, एवरी, नन वर्ड है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कंक्लूजन को फॉल्स बनाते हैं, और ये वर्ड मोस्ट ऑफ द केसेस में कंक्लूजन को ट्रू बनाते हैं। पता क्यों? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हर व्यक्ति के लिए ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी चीज किसी के लिए भी ट्रू हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आप बहुत बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहे हो अगर आप सबके लिए बोल रहे हो तो ऐसे कंक्लूजन जनरली फॉल्स होते हैं। बट कुछ चीज मे बी, फ्यू, सम, माइट, इनके लिए तो हमेशा ही ट्रू होती है ना? तो भाई स्टेटमेंट में ही पहले बोला है कि भाई जंक फूड पॉइजनस हो सकता है, ऐसा एज्यूम किया। न्यूज रिपोर्टर नहीं बोलते कि भाई थोड़ा सा अनुमान लगाया जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया, तो ये कंक्लूजन गलत है। तो पहले से आप अनुमान नहीं लगाओगे, कोई भी प्री एजम्पशन नहीं करोगे। क्लियर है क्या? है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई। देखो, एक तो होते हैं नॉन वेजिटेरियन जो सब कुछ खाते हैं, मीट भी खाते हैं, जो फिश भी खाते हैं। एक होते हैं वेजिटेरियन जो कुछ भी नहीं खाते, मतलब सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते, ना तो मीट खाते ना फिश खाते। एक होते हैं एगिटेरियन जो कि एग तो खा लेते हैं लेकिन नॉन वेज नहीं खाते। और एक होते हैं पेस्केटेरियंस, मतलब क्या? जो एग भी नहीं खाते, नॉन वेज भी नहीं खाते, बस फिश खा लेते हैं या फिश ऑयल ले लेते हैं, है ना? तो मेनी मेडिसिन कंटेन फिश ऑयल, बहुत सारी। अच्छा, पहली बात तो स्टेटमेंट वीक है, सारी मेडिसिन के बारे में नहीं बोला, बोला मेनी मेडिसिन, काफी सारी मेडिसिन ऐसे हैं जिसमें फिश ऑयल है। कंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग, भैया ऑल वर्ड जहां पे आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तुम दुनिया के सारे वेजिटेरियंस के बारे में कैसे बोल सकते हो सकता है कई लोगों ने कभी कोई दवाई खाई ना हो, और सारी दवाइयों में कहाँ फिश ऑयल है? क्वेश्चन में दिया तो है मेनी मेडिसिन, तो सारे के सारे वेजिटेरियंस फिश ऑयल खाते हैं, तो गलत हो गया। कुछ वेजिटेरियंस खाते हैं भाई, सम वाला मोस्ट ऑफ द केस में ट्रू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हिंट है भाई, इसको ध्यान से नोट कर लेना। अगर ये वर्ड्स आ गए वीक वर्ड्स, तो कंक्लूजन मोस्ट ऑफ द केस में ट्रू होता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ऑल भी जोड़ दो, है ना, तो वो कंक्लूजन को फॉल्स करता है मोस्टली। तो ये कंक्लूजन ये ट्रू हो गया और पहला वाला फॉल्स हो गया। कितने लोग का आंसर सही हो गया बताओ जल्दी, है ना? इसमें क्या रिपीट करना है बताओ। देखो, सारे के सारे वेजिटेरियंस फिश ऑयल कहाँ खाते हैं भाई? मैनी मेडिसिन में फिश ऑयल है ना, तो बहुत सारे वेजिटेरियंस ने हो सकता है कभी कोई दवाई खाई ना हो, और बहुत सारे वेजिटेरियंस ऐसे होंगे जिन्होंने वो दवाई खाई होगी जिसमें फिश ऑयल नहीं है।
है ना, और कुछ वेजिटेरियंस खाते हैं दवाइयां डिसीज को क्योर करने के लिए, अपने आप में सही है। ठीक है, स्कोर क्या चल रहा है भाई बताओ। चलो अगला सवाल। तो बस एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ना एकदम मोरल एथिक्स पे नहीं जाना कि अरे भैया मोरली तो इनकरेक्ट है ना, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है मोरली इनकरेक्ट है भाई, वेजिटेरियंस को नहीं खानी चाहिए ऐसी दवाइयां, क्योंकि फिर आप वेजिटेरियन कैसे कहलाए, तो ये तो मोरली इनकरेक्ट है। लेकिन अपन को मोरल्स के साथ नहीं जाना ना यार, समझ रहे हो, है ना। तो अपन ये नहीं देखेंगे कि मोरली एथिकली क्या करेक्ट है क्या नहीं है, ना आपको जनरल नॉलेज का यूज करना है, आपको सिर्फ क्या यूज करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन ट्रू है क्या, बस इतना अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है ना। यस, बोलो भाई क्यों नहीं है कंक्लूजन, बताओ कंक्लूजन है। कुछ वेजिटेरियंस ऐसे होते हैं जो ऐसी मेडिसिन खाते हैं, बिल्कुल सही बात है कंक्लूजन। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बताइए। An advertisement of TCS NQT, if you are a software engineer, we want to hire you. बताइए जी, ये TCS में पूछा गया सवाल है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट टीसीएस एनक्यूटी ने लगाई कि अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो हम तुमको हायर करना चाहते हैं। इसका मतलब ये तो पक्की बात है टीसीएस को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, नहीं जरूरत होती तो क्यों एडवर्टाइजमेंट लगाता, यानी सेकंड स्टेटमेंट तो फॉलो कर रहा है। टीसीएस हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिफिकेशन कहां लिखा है, मान लो मैं केवल शैम्पू का ऐड करता हूं तो क्या मेरी कंपनी सिर्फ शैम्पू बनाएगी, और भी तो चीजें बनाती होगी ना यार। जैसे डाबर कंपनी, अब डाबर की हनी का ऐड आया तो इसका मतलब कि डाबर सिर्फ हनी बनाता है, च्यवनप्राश भी बनाता है ना। तो टीसीएस हायर्स पर्सन विद नो अदर क्वालिफिकेशन ऐसा कहां लिखा है भाई। हाँ फिलहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, लेकिन बाकी लोगों की हायरिंग भी हो सकती है, तो ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो। क्लियर है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नीड तो है भाई, ये बात तो सही है। यस क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर मूव करते हैं। बताइए जी। जेड प्लांट हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर। जेड करके कोई प्लांट होगा, उसकी मोटी लीव्स होंगी और उसको कम पानी की जरूरत होती है। अच्छा मेरे को एक स्टेटमेंट बताना, रेगिस्तान में रहने वाले ऊंटों को कम पानी की जरूरत पड़ती है, रेगिस्तान में जो ऊंट रहते हैं उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो क्या इसका ये मतलब है कि रेगिस्तान में जो भी रहेगा उसको कम पानी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। तो यहां बोला है कि जो जेड प्लांट है उसकी थिक लीव्स हैं और उसको कम पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसा कहां लिखा कि दुनिया के सारे थिक लीफ वाले प्लांट को कम पानी की जरूरत है, हो सकता है जेड प्लांट के अंदर और कोई खूबी हो जिसकी वजह से उसको कम पानी की जरूरत हो। तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला बोला ऑल प्लांट, देखो पहली बात तो ऑल आ गया, यही अपने आप में डेंजरस है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कंक्लूजन फॉल्स होता है। ठीक है, तो कभी भी एकदम मान लो 10 सेकंड बचे, अब आप देख लो यार ऑल वर्ड है, नहीं वन तो ट्रू नहीं हो सकता, बाकी में से आंसर निकाल लो। जेड प्लांट, अच्छा मे वाला मोस्टली ट्रू होता है ना, फिर भी एक बार पढ़ लेते। जेड प्लांट में भी ग्रोन इन प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट इन अबंडेंस, जहां पे पानी ज्यादा ना हो फिर भी जेड प्लांट को क्या मैं वहां उगा सकता हूँ, बिल्कुल उगा सकता हूँ, क्योंकि लिखा है इट रिक्वायर्स कम लेस वाटर, तो ओनली 2 विल बी फॉलो। यस क्लियर है, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा सा इसमें, बोलो हाँ कि ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट। यूज क्राफ्ट कलर्स, क्राफ्ट किसी कंपनी का नाम है, बोल रहा है क्राफ्ट कलर्स यूज करो, मेरी कंपनी के कलर्स यूज करो, दे ऐड कलर टू आवर लाइफ, हमारी लाइफ में। ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन सी दिया है आइदर 1 और 2, नहीं भाई 1 तो फॉलो हो ही नहीं रहा ना, आइदर 1 और 2 का मतलब होता है 1 भी अपनी जगह सही है 2 भी अपनी जगह सही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब इसमें देखो
कोई स्लोगन यूज किया है भाई कि क्राफ्ट कंपनी के कलर्स यूज करो, दे विल ऐड कलर टू अवर लाइफ। कैची स्लोगन डू नॉट अट्रैक्ट पीपल, ये कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है कि कैची स्लोगन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते? पीपल लाइक डार्क कलर्स, ये भी कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। ये तो फालतू, इन दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन का स्टेटमेंट से तो कोई भी लेना देना नहीं है। तो नाइदर वन नॉर टू विल फॉलो इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलो भाई, कोई डाउट, कंफ्यूजन, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी किसी को हो तो बताओ। नहीं है? चलिए जी, इसी में सेकंड टॉपिक आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। उसको और एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में ना आपको दो चीजें बतानी होती हैं, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है या आर्ग्यूमेंट वीक है। जैसे एग्जांपल आप देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं। ये है आर्ग्यूमेंट नंबर 1, यहां से लेके यहां तक पहला आर्ग्यूमेंट है, दिस इज आर्ग्यूमेंट नंबर 1, और 9 से आर्ग्यूमेंट नंबर 2 शुरू हो रहा है। ये बाय मिस्टेक मेरी टीम ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, अदरवाइज आप समझ रहे हो ना, 9 से सेकंड आर्ग्यूमेंट शुरू हो रहा है। इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इसमें ये बताना रहेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार पूरी आपको थ्योरी भी बता देता हूँ, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया 1 एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट नंबर 2। ठीक, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। चलिए, गुड इनफ, ओके जी। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग और वीक क्या होते हैं, इसको एक बार समझते हैं ध्यान से। देखिए, अगर बात मैं किसी भी नेशन की सिक्योरिटी की कर रहा हूं, अगर मेरे देश की सिक्योरिटी की बात है तो वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। अगर मेरे देश के डेवलपमेंट, ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लोग सोचते हैं कि लॉजिकली स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का आंसर देते, नहीं जी, इस टेबल को याद कर लेना। आपको ये टेबल कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये टॉपिक बाकियों के लिए बहुत टफ है, आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं नेशन की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा, इनको याद करना पड़ेगा। अगर मैं कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। अगर मैं कोई मोरल या एथिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं तो वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। अगर मैं कोई जनरल नॉलेज या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हूं तो वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। अगर कोई सुप्रीम ऑथोरिटी यानी कोई बड़ा व्यक्ति, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर वो कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या वो कोई एडवाइस दे रहे हैं तो ऐसा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। अगर मैं प्रूफ या एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई काम कर रहा हूं, कोई फैक्ट बता रहा हूं तो वो आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रांग होगा। अगर मैं एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो वो आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रांग होगा। एक बार मुझे जल्दी से बताओ स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, मन में रिवाइज करो। नेशन की सिक्योरिटी की बात की जाए, नेशन के कंट्री के डेवलपमेंट की बात की जाए, मोरल एथिक्स की बात की जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल नॉलेज की बात की जाए, कोई बड़ा व्यक्ति सुप्रीम ऑथोरिटी को इंस्ट्रक्शन या एडवाइस दे रहा है, एक्सपीरियंस या प्रूफ के बेसिस पर कोई फैक्ट है तो वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, और एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करूंगा तो वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। अब वीक आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, अगर किसी बात को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा हो, ओवर एक्सेजरेट किया जा रहा हो किसी बात को, या कोई एजम्पशन किया जा रहा हो, या कोई ऐसी बात की जा रही हो जो कि इम्प्रैक्टिकल हो, या कोई ऐसी बात की जा रही हो जो कि नॉट रियल हो, रियलिटी से उसका दूर दूर से कोई भी लेना देना नहीं, या कोई ऐसी बात की जा रही हो जो इररिलेवेंट हो, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट भी वीक हो जाते। उसके अलावा वही मैंने बोला, जो चीज हर व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूं तो वो तो वीक हो गई ना। हर व्यक्ति के लिए कोई फिक्स बात ट्रू नहीं हो सकती। दुनिया के सारे लोग ऑनेस्ट हैं क्या? नहीं है जी। दुनिया के सारे लोग चोर हैं क्या? नहीं है जी। दुनिया के सारे लोग हैंडसम हैं क्या? नहीं है जी। तो दुनिया के सब लोगों के लिए कुछ भी चीज होगी तो वो स्ट्रांगली मैं नहीं बोल पाऊंगा, दैट्स अ वीक आर्ग्यूमेंट। इसलिए ईच, या दुनिया में किसी के लिए भी नहीं, दुनिया में कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, नहीं जी, ये तो गलत है। दुनिया में कोई भी चोर नहीं है, नहीं, ये भी गलत है। इसलिए नथिंग, एवरी, ऑल, ओनली, उसके अलावा नन, नो वन, ये सब के सब वीक आर्ग्यूमेंट। अगर कंपैरिजन कर दिया आपने तो दैट इज अगेन अ वीक आर्ग्यूमेंट। आप अपना पॉइंट रखो, किसी से कंपेयर करके मत बताओ। मम्मी पापा से हमारा आमतौर पर यही झगड़ा होता है ना कि मम्मी आप किसी से कंपेयर मत करो, है ना। कोई भी चीज अनएम्बिगुअस है, यानी कोई भी चीज एम्बिगुअस है यानी अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं दी। मतलब आपने मे बी, माइट बी ऐसे वर्ड यूज कर लिए, मतलब आप खुद ही क्लियर नहीं। और कोई हाफ एक्सप्लेन्ड आर्ग्यूमेंट्स है, यानी आपने तरीके से सही से बताया नहीं उस आर्ग्यूमेंट के बारे में, तो वो भी आर्ग्यूमेंट वीक हो जाता। तो किसी चीज को खींचा गया हो, कोई अजम्पशन किया गया हो,
कोई इम्प्रैक्टिकल, इररिलेवेंट या कोई नॉट रियल बात की गई हो, ईच, नथिंग, एवरी, ऑल, ओनली, नन, नो वन जैसे शब्द हो गए, कंपैरिजन किया है, कोई भी चीज अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, मे, माइट बी, मे बी यूज किया है, या हाफ एक्सप्लेन्ड आर्ग्यूमेंट्स है, ये सबके सब क्या हो जाएंगे हमारे वीक आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल देखो, शुड इंटरनल असेसमेंट इन कॉलेजेस बी एबॉलिश्ड? क्या इंटरनल असेसमेंट को बंद कर देना चाहिए? बताइए जी, बताओ कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है? सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा बट करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल आर्ग्यूमेंट वन स्ट्रॉन्ग। ये सब हम मानते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल डेवलपमेंट, और एजुकेशनल डेवलपमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। तो भाई दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में हमने भी ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो बच्चे टीचर के फेवरेट होते हैं उसको ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, जो फेवरेट नहीं होते उनको कम नंबर दे दिए जाते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट वीक क्यों है? दूसरा आर्ग्यूमेंट में बोला टीचिंग फैकल्टी विल लूज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? टीचर तो हमेशा टीचर ही रहेगा ना, कहां से कंट्रोल लूज करेगा बताओ? मेन पेपर के मार्क्स तो टीचर को ही चेक करने, कॉपी तो टीचर को ही चेक करना है, तो टीचिंग फैकल्टी कंट्रोल लूज नहीं करेगी। यस, मैं कंक्लूजन पे आ ही नहीं रहा हूं, दिस इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस का मुद्दा, यही तो डिफरेंस। कंक्लूजन के लिए मेरे को बिल्कुल ठोस बोलना पड़ता, बट यहां पे मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, बहस का मुद्दा बोल रहा हूं। समझ में आ गया? तो पहली चीज बिल्कुल सही है, इंटरनल असेसमेंट में फेवरेटिज्म होता है, जो बच्चा फेवरेट होता है टीचर का उसको भाई मार्क्स ज्यादा देती है टीचर। तो अगर इंटरनल असेसमेंट बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा एजुकेशन सिस्टम और बेटर होगा। हम एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, अच्छी बात। लेकिन सेकंड आर्गुमेंट क्यों वीक है? भाई टीचर के ऊपर बच्चों का कंट्रोल होना भी नहीं चाहिए ना, टीचर कोई बच्चों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ना होती, टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। तो केवल आर्ग्यूमेंट वन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अभी और एग्जांपल्स करेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखना, टीसीएस में 2020 में पूछा, भी 2024 में ऑन कैंपस में पूछा। बताइए जी, शुड एबॉर्शन बी लीगलाइज्ड इन इंडिया? क्या अबॉर्शन को लीगल कर देना चाहिए? इंटरनल असेसमेंट के बारे में कंक्लूजन में दिया तो है यस और नो, दोनों कंक्लूजन में इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं। बताओ। देखिए मैं तो बोलता हूँ रूल को फॉलो करो। क्या अबॉर्शन को लीगलाइज करना चाहिए? एक तो होता है आप दिमाग से चल रहे हो, एक होता है आप रूल से चल रहे हो। रूल सीखा है ना, इट इज लीगल इन मेनी कंट्रीज, मेनी मतलब कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन मतलब ये आर्ग्यूमेंट वीक हो गया। सेकंड, एबॉर्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मर्डर, ये हाफ इंफॉर्मेशन है, ये भी वीक हो गया। हाफ इंफॉर्मेशन भैया, ये काइंड ऑफ मर्डर क्या होता है? काइंड ऑफ मर्डर क्या चीज है? मर्डर तो मर्डर होता है, काइंड ऑफ मर्डर क्या होता है बताओ? दिस इज हाफ इंफॉर्मेशन, नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग, ना तो वन स्ट्रॉन्ग है ना ही टू स्ट्रॉन्ग। समझ गए? तो रूल से चलोगे सही आंसर पाओगे, अपनी बुद्धि चलाओगे गलत आंसर पाओगे। रूल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, शुड द एनुअल एग्जामिनेशन अप टू स्टैंडर्ड 5 बी एबॉलिश्ड? क्या एनुअल एग्जाम से एबॉलिश करनी चाहिए? सॉरी, बताइए जी। एबॉलिश यानी बंद कर देना, हाँ।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। दुख की बात यह है कि टीसीएस में भर भर के पूछा जाता है, तो अपने को सीखना पड़ेगा। देखो, क्या एनुअल एग्जाम को एबॉलिश कर देना चाहिए? भाई पहली बात तो एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट के स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा है ना। देखो, अगर मैं बोलूंगा यस द यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी बर्डन विद सच एग्जामिनेशन व्हिच हैम्पर्स देयर नेचुरल ग्रोथ, ये भी अपने आप में ट्रू है भाई, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन से बच्चों की ग्रोथ में हैम्पर तो आता है, क्योंकि बच्चे रट रहे होते हैं, चीजों को समझ नहीं रहे होते हैं, बर्डन बढ़ रहा होता है, दिमाग में टेंशन बढ़ती है एग्जामिनेशन की वजह से। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, स्ट्रॉन्ग है। नो द स्टूडेंट विल नॉट स्टडी सीरियसली एज दे विल ऑटोमेटिकली प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास व्हिच विल अफेक्ट देम इन फ्यूचर, ये भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं भाई। अगर मैं एग्जाम, क्योंकि दोनों में बच्चों के फ्यूचर की बात है ना, यहाँ पे बच्चे की नेचुरल ग्रोथ हैम्पर हो रही है, यहाँ पे बच्चे का करियर हैम्पर हो रहा है, तो दोनों ही चीजें अपने लिए सीरियस है, दोनों ही चीजें एक स्टूडेंट हमारे देश के डेवलपमेंट, हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसलिए मैं बोलूंगा दोनों ही 1 और 2 स्ट्रॉन्ग है ना। मतलब अगर मैं यस बोलूं तो हाँ यार भाई, मतलब अपन बोलते हैं ना इस चीज के दो पहलू हैं, पॉजिटिव देखा जाए तो ये, नेगेटिव देखा जाए तो ये है, तो दोनों आर्ग्यूमेंट भी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया दोनों यस यस हैं तो ही दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों नो नो है तो ही दोनों, किसी चीज को लेके आपकी न्यूट्रल भी तो सोच हो सकती है कि हाँ भाई यस के भी अपने बेनिफिट है, नो के भी अपने फायदे नुकसान है, तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट एंड असम्पशन। स्टेटमेंट एंड असम्पशन क्या होता है? देखो, assumption का मतलब होता है, एक तो होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब है भाई 100% ट्रू होना चाहिए, कोई भी स्कोप ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। ऐसे assumption का मतलब होता है कि यार हाँ ये मैं अनुमान लगा सकता हूं, समवेयर रिलेटेड टू स्टेटमेंट है क्या, या मे बी ट्रू है क्या, तो ये assumption है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, इनफैक्ट मैंने 5 स्टेटमेंट लिखे, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन से अजम्पशन सही होंगे। आपको नहीं भी कॉन्सेप्ट पता है, एक बार दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत यूज करो, भगवान ने दिया है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूज करो, कौन से अजम्पशन ट्रू होंगे, कौन से फॉल्स होंगे आपके अकॉर्डिंग। यस, वेरी गुड, पांचों के पांचों एजम्पशन जो है वो फॉल्स हैं। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। देखो ध्यान से समझते हैं, अगेन रूल्स को फॉलो करना, अपना दिमाग चलाओ, ये रूल आपको कोई नहीं पढ़ाता पता, ये सिर्फ आपको दिमाग से सॉल्व करना, ये रूल्स फॉलो करोगे पूरे नंबर आएंगे। वर्ड्स लाइक एवरी, ईच, नन, ऑल, ओनली, अगर इस तरह के वर्ड लिखें, कौन से, एवरी, ईच, नन, ऑल, ओनली, ये हमेशा फॉल्स असम्पशन देंगे, क्योंकि बात अपन बार बार वही बोल रहे हैं, कुछ भी चीज एवरी, ईच, नन, ऑल, ओनली के लिए ट्रू नहीं हो सकती, हर व्यक्ति के लिए एक असम्पशन ट्रू नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए वो असम्पशन सही होगा लेकिन हर के लिए नहीं हो सकता ट्रू। अगर हम स्टेटमेंट पर स्टिक्ड नहीं है, स्टेटमेंट से बाहर कहीं तो जा रहे हैं तो फॉल्स हो गया, अगर हम स्टेटमेंट के खिलाफ ही चले जा रहे हैं तो भी फॉल्स हो गया।
तो टू बोल रहा है कि हाँ भाई अजम्पशन आपका ट्रू हो सकता है लेकिन इसका स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना है ही नहीं, तो फिर तो यार फॉल्स हो गया ना यार, है ना। और अगर स्टेटमेंट के हम अगेंस्ट चले गए तो भी फॉल्स, अगर हम पास्ट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो भी फॉल्स हो गए। अगर कहीं पर भी पास्ट या फ्यूचर की बात की जा रही है ऐसे अजम्पशन भी फॉल्स हो गए। अच्छा एक चीज और इसको समझना, अगर स्टेटमेंट जनरलाइज्ड है, अजम्पशन स्पेसिफिक है, मतलब अगर स्टेटमेंट में दुनिया के सारे लोगों के बारे में बोला जा रहा है लेकिन अजम्पशन में केवल मेल्स के बारे में बोला जा रहा है, तो ऐसा अजम्पशन हमेशा फॉल्स होगा। या स्टेटमेंट जनरलाइज्ड है, स्टेटमेंट में सिर्फ मेल के बारे में बात की जा रही है लेकिन अजम्पशन में ऑल के बारे में बात की जा रही है, तो भी गलत हो जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट जनरलाइज्ड है, अजम्पशन स्पेसिफिक है, तो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट अगर स्पेसिफिक है, अजम्पशन जनरलाइज्ड है, तो भी फॉल्स हो। अब इन ये रूल्स को पांचों उसमें अपनाते हैं। एक बार दोबारा से रूल पढ़ लो भाई, दोबारा से पढ़ लो, एक बार ध्यान से याद कर लो, थोड़ा ऊपर ऊपर से। आप सब लोग थके थके क्यों दिख रहे हो भाई? थक रहे हो? छुट्टी कर दें? बोलो भाई। नहीं, आप तो 1.5 घंटे में ही थक गए। आज मैंने शाम को 4 से 5:30 गेट की क्लास में क्लास ली, गेट के लिए एप्टीट्यूड पढ़ाया, आधे घंटे का ब्रेक, 6 से 7:30 अनुशासन में जो 10 अप्रैल का नया बैच है उनका ओरिएंटेशन लिया, और 8 से 10 अभी फिर पढ़ा रहा हूँ, और लगातार शाम को 4 बजे से मेरी बैक टू बैक क्लास चल रही है। उसके पहले 3 मॉक इंटरव्यू लिए, 2 सक्सेस इंटरव्यू लिए। चलो कोई नहीं, देखो एक एक करके सॉल्व करें। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, लिक्विड सोप शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोप बार्स टू वॉश हैंड। स्टेटमेंट दिया है लिक्विड सोप का यूज करना है सोप बार की जगह हाथ को धोने के लिए। ठीक है भाई, कोई रीजन होगा ना यार, XYZ कुछ बोला होगा या ऐवे ही बोल दिया, ठीक है भाई लिक्विड सोप का यूज करो सोप बार की जगह। सोप बार्स आर हार्शर टू स्किन देन लिक्विड सोप, कहां लिखा है? दिस इज नॉट स्टिक्ड टू स्टेटमेंट, and such conclusion will always be false। कहीं लिखा है क्या सोप बार हार्शर है? बोलो बोलो बोलो, नहीं लिखा, यानी आप स्टेटमेंट से स्टिक्ड ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रोड्यूसेस लेस एयर पॉल्यूटेंट्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विल बी द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन फ्यूचर। तुम्हारे दोस्त इसको सोच रहे होंगे, तुम बिना सोचे आंसर लगा दो कि भैया पास्ट या फ्यूचर की बात की है, मतलब ऐसे assumption फॉल्स। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही तो आंसर देना है, लेकिन मैं स्टेटमेंट के खिलाफ, मतलब स्टेटमेंट से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं इसमें। कहां लिखा है स्टेटमेंट में कि सोप बार हार्शर होना चाहिए? कारण बता दिया तुमने तो assumption में। चलो तीसरा देखो, वार्निंग सेलफोन यूज इज प्रोहिबिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। वार्निंग दे रहे हैं कि भाई सेलफोन यूज प्रोहिबिटेड, भाई वार्निंग को सोच समझ के दी होगी ना। तुम बोल रहे वार्निंग इज नॉट नेसेसरी, तुम तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए। स्टेटमेंट में वार्निंग दे रहा, तुम बोल रहे वार्निंग की जरूरत ही नहीं, अबे स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए तुम तो ऐसा assumption फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो, वार्निंग पेपर विल गेट वेट बिकॉज ऑफ वाटर। पेपर जो है वो गीला हो जाएगा पानी की वजह से, तो मैं assumption बोल रहा है पानी जो है वो पेपर को गीला नहीं करेगा। अभी तो फिर स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए, तो अगेन ये assumption फॉल्स। अब देखो कितने आसान हो गए ना, जरा से हमने रूल क्या पढ़ लिए, चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला, सीट अलॉटेड ओनली फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। स्टेटमेंट है जनरलाइज्ड, यानी सारे फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए बात कर रहा हूं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फीमेल है ना, जबकि assumption केवल फीमेल के बारे में। दिस इज अगेन फॉल्स। स्टेटमेंट में तो मेल फीमेल दोनों की बात कही थी सर, स्टेटमेंट जनरलाइज, assumption स्पेसिफिक है, ऐसे assumption हमेशा गलत होते हैं। यह स्टेटमेंट में फीमेल के बारे में बोला जाता है, कंक्लूजन में जनरलाइज होता है assumption में, तो भी फॉल्स हो जाता है। यस, ये TCS में 2021 और 23 में 2 बार पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखो,
इम्प्लिसिट का मतलब होता है ट्रू। आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब अजम्पशन ट्रू है। यही इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं भाई, जो सीक्वेंस मैंने दिया है फाउंडेशन के लिए वही एडवांस के लिए। लीन आउट का मतलब होता है बाहर झांकना, बाहर झांकना। लगाइए दिमाग। भाई सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया। डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर ऑफ द बस, अ वार्निंग इन ए स्कूल बस, कि भाई मतलब बाहर मत झांको, स्कूल बस में वार्निंग है। ये जनरलाइज है, सबके लिए है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या कोई भी हो, जनरलाइज्ड है। जबकि एजम्पशन चिल्ड्रन के बारे में बोला, एजम्पशन स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि बोला है ना, एक वार्निंग दी है और आप उस वार्निंग को फॉलो कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, लीनिंग आउट डेंजरस है, तो पहला वाला अपने आप में सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, बन जाएंगे। चलो जी आगे बढ़ो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। बस 10 मिनट का और समय दे दो, विल बी एंडिंग दैट। आई नो थक गए हो, सिर्फ 10 मिनट। आज की क्लास में क्या टॉपिक बहुत वाइड थे ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट कोई बात नहीं। 10 मिनट और झेल पाओगे मुझे? ओनली 10 मिनट्स लास्ट, पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे। पक्का चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक दे सकता हूँ, चाहिए क्या 2 मिनट का ब्रेक? 2 मिनट में लेकिन क्या ही उखाड़ लोगे, इससे तो 10 मिनट में खत्म करते, फिर आराम से आधा 1 घंटा रेस्ट करना, फिर होमवर्क करना। ठीक है, नेवर लीव सर। अरे भाई मेरे को शादी वादी करने दोगे जिंदगी में कभी? है चलो ठीक है जी। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, है ना? मीम सर, अबे मैं मीम दिख रहा हूं क्या तुमको? हाँ, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? देखो, स्टेटमेंट दिए रहेंगे, यानी स्टेटमेंट में कुछ तो घटना दी रहेगी, कुछ कांड कर दिए होंगे किसी ने। अब एक जागरूक नागरिक होने के नाते तुम क्या एक्शन लोगे उस कांड पे, उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा रहेगा? कांड, है ना? और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या लिखा रहेगा कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते तुम उस प्रॉब्लम को, तुम्हें या तो सॉल्व करना है अपने एक्शन से, या कम से कम मिनिमाइज कर दो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मिनिमाइज दैट। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, और दूसरा वो सॉल्यूशन निकालना है जो प्रैक्टिकली वायेबल हो, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इस बात का ध्यान रखना। बॉयफ्रेंड परेशान कर रहा है, गोली मार दो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट? तो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो वो करना है अपने को सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई पहला सवाल है, इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पहला सवाल, द ऑथोरिटीज इन सोसाइटी एक्स आर क्रैकिंग डाउन ऑन द स्ट्रीट हॉकर्स, ब्लेमिंग देम फॉर ट्रैफिक जैम्स नियर द सोसाइटी। सोसाइटी के बाहर जो तुम्हारे यहाँ ठेले चाट वाट वाले लगते हैं, तो सोसाइटी की ऑथोरिटीज जो है वो उन पर चिल्ला रही हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक जैम की वजह है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है कि भैया इनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो फिर क्या एक्शंस आप ले सकते हो, है ना? ये बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, दिस इज एक्शन नंबर 1 एंड दिस इज एक्शन नंबर 2। बताओ कौन सा एक्शन लेना सही है? जरूरी नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर मैं उसको मिनिमाइज भी कर दूंगा तो काम चल जाए। देखो पहला क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं, पहला वाला गलत है एक्शन, दूसरा वाला सही है। मैंने क्या बोला? वो एक्शन लो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना, और दूसरा जरूरी नहीं है मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, अगर मैं प्रॉब्लम मिनिमाइज भी कर लूं तो भी काम चल जाएगा। पहली बात तो ये, क्या पीक आवर्स फिक्स होते हैं क्या? संडे को तो दिन भर ही ट्रैफिक रहता है, कोई पीक आवर फिक्स नहीं। दूसरा, क्या तुम स्ट्रीट हॉकर्स को भगा सकते हो? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तुम भगाओगे 4 दिन बाद वो फिर आ जाएंगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इससे प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे को जड़ से नहीं, अगर मैं मिनिमाइज भी कर पा रहा हूं तो काम चल जाएगा। तो अगर मैं सेकंड एक्शन भी ले रहा हूं कि भाई उनको वार्निंग दे दो और बोल दो कि भाई कियोस्क ना क्रिएट करो, तो काम हो जाएगा।
यस, क्लियर है क्या? चल, और अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे, चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो वो एक्शन लेना है जो कि प्रैक्टिकल और रिलेवेंट हो, है ना, लॉजिकली जिसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल हो, है ना, एंड दिस शुड बी ऑब्वियसली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। और आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉल्व भी करो, आप प्रॉब्लम को मिनिमाइज भी करोगे तो भी काम चल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। ऑन अ पर्टिकुलर हाईवे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय मेनी फोल्ड्स। बताओ जी, ये एक्शन लेना सही है कि नहीं है? एक हाईवे में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो पर्सनल मॉनिटरिंग होनी चाहिए पुलिस के द्वारा हर व्हीकल। भाई ये सही नहीं, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, पहली चीज तो। दूसरा, चलो आप एक एक व्हीकल की मॉनिटरिंग करवा भी लोगे, एक एक व्हीकल को मॉनिटर करना, लाइव मॉनिटरिंग रन टाइम पे मॉनिटर करने के लिए यू नीड अ बिग वर्क फोर्स, है ना, बहुत सारे पुलिस चाहिए पड़ेंगे। पर चल ये प्रॉब्लम तो तुमने सॉल्व कर दी, उसके चक्कर में 4 और प्रॉब्लम्स आ गई, है ना। मम्मी ने बोला बेटा मटके में से पानी ले आओ, तो मम्मी की प्रॉब्लम फिलहाल क्या है, उनके पास पानी नहीं है, मटके में से पानी चाहिए। तुम गए, तुमने मटके में से पानी निकाला और मटका फोड़ दिया गलती से, तो तुमने प्रॉब्लम मम्मी की सॉल्व कर दिया और बढ़ा दी। बताओ, मैनी फोल्ड्स का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं किसी भी चीज को, तुमने मम्मी की बढ़ा दी प्रॉब्लम। तो सिमिलरली पर्सनल मॉनिटरिंग ये पॉसिबल नहीं है, और इससे और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। हर एक व्हीकल पर मॉनिटरिंग करूंगा अगर मैं, तो कितने सारे लोग चाहिए मेरे को, है ना। तो एक्शन शुड नॉट गिव बर्थ टू अनदर प्रॉब्लम, ऐसा एक्शन नहीं लेना जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, है ना। मतलब आपकी मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो ऐसा अपने को नहीं करना। नेक्स्ट बताओ भाई, कौन सा एक्शन लेना सही है? Company Z is incurring huge losses due to many competitors in the market. बताओ जी। देखो, कोई भी ऐसा आउटकम नहीं लेना है जिसके अनप्रिडिक्टेड आउटकम हो, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना जिसका आउटकम के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। भाई कंपनी जेड को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स उसके बहुत आ गए मार्केट में। हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो सकता है कंपनी जेड की प्राइस ज्यादा हो, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट हो सकता है उनका माल खराब हो, है ना, हो सकता है उनका आइटम खराब हो। हमारा जो मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स है, उसकी प्राइस नॉर्मल मार्केट प्राइस से ज्यादा है, फिर भी हम तो कभी लॉस में नहीं हुए। हमारे कोर्स में तो उल्टा वेटिंग लगी रहती है। अभी अगला बैच लॉन्च कब होगा पता नहीं, बच्चों ने पहले से फॉर्म भरना शुरू कर दिए, है ना। तो प्राइस में बी वन ऑफ द रीजन, बट इट मे नॉट बी द मेन रीजन कि लॉस क्यों हो रहा है। अच्छा, ऑलरेडी लॉस हो रहा है, उस पर तुम और डिस्काउंट दिलवा दो, भाई कंपनी डूब ही जाए बिल्कुल, है ना। तो इसका जो आउटकम है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भाई। अच्छा, तुम्हें एक चीज बोलूं यार, तुम्हें ना एक आइटम है, ये 100 रुपए का है आइटम, ये आइटम 10 रुपए का। 100 रुपए के आइटम की गारंटी है कि 5 साल चलेगा, 10 रुपए के आइटम की कोई गारंटी नहीं, हो सकता है 2 मिनट में खराब हो जाए, और हो ही जाना है खराब। तो फिर मैं क्या करूंगा आप बताओ, बोलो। तो मैं 100 रुपए दे दूंगा ना यार। तो सिर्फ हो सकता, अगर मान लो कंपनी जेड के माल में दम ही नहीं है, तो कितना भी डिस्काउंट दे दे माल बेच पाएगी क्या? तो पहला वाला तो सही नहीं, दूसरा सही है। हाँ भाई, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो, उनके प्रोडक्ट्स को देखो, उनके मेथड्स को देखो, और अपने आप को बेटर करो, केवल टू जो है वो फॉलो। तो कोई भी ऐसा एक्शन हमको नहीं लेना है जिसमें अनप्रिडिक्टेड आउटकम्स, इसका आउटकम आप प्रिडिक्ट
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। अटेंडेंस में शेयर कर रहा हूँ वर्षा, 2 मिनट। बाकी यार रूम पे मैगी बना लो ना यार, एक दिन का डिनर स्किप नहीं कर सकते क्या पढ़ाई के लिए? रूम पे मैगी बना लो। ये क्या सिंसियरिटी है यार, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता। चलो कोई नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ, चिंता मत करो। आपको तो खाने की पड़ी होती है भाई, मैं तो जितनी दूर, अभी तो आप इतने प्रिविलेज्ड हो कि हाथों पे आपको कोचिंग मिल रही है, वरना मुझे कोचिंग जाने में 45 मिनट लगते थे, आने में 45 मिनट लगते थे। 1 घंटे की कोचिंग के लिए 1.5 घंटे ट्रेवल करना पड़ता था, समझ रहे हो? कितनी बार मैंने रात में मैगी खाई है मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन भाई पढ़ाई को लेकर डेडिकेशन था। कोई बात नहीं, मैंने शेयर कर दिया वर्षा अटेंडेंस। हाँ, और बेटा अभी तुम लोग की एज, माता रानी ना तुम्हारे एफर्ट से प्रसन्न होती है, फास्ट करने से प्रसन्न नहीं होती। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट पता है तुम लोग को क्यों रखा जाता है फास्ट? तुम्हारी बॉडी में तुम लगातार ठूसते जाते हो ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए समय नहीं मिलता, तो इसलिए फास्ट रखा जाता है कि भाई ऐसे बोलते हैं 11 की 11, मतलब हर 15 दिन में एक उपवास रख लो, सो दैट तुम्हारी बॉडी को वो रेस्ट मिल जाए, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल जाए। तुम्हें भी एक संडे का रेस्ट चाहिए होता है ना, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए फास्ट की प्रथा रखी गई। इसलिए लोग 16 सोमवार के व्रत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, अपने यहाँ साइंस नहीं चलती, अपने यहाँ स्पिरिचुअलिटी चलती है, तो उसमें स्पिरिचुअल एंगल जोड़ दिया कि आप फास्ट रखो। भाई कौन सा भगवान तुम्हारे फास्ट रखने से प्रसन्न होता है? अगर ऐसा होता है तो मैं एक काम करता हूँ, कल से क्लासेस बंद कर देता हूँ, तुम लोग सब फास्ट रखो, तुम्हारा टीसीएस में हो जाएगा प्लेसमेंट, है ना? तो माता रानी तुम्हारे एफर्ट से प्रसन्न होंगी भाई, तुम मेहनत करोगे, मेहनती हो तो वो अपने आप प्रसन्न है। और ऑलरेडी भगवान खुश हैं यार, तुम जिंदा हो ना, ये निशानी है कि वो खुश हैं तुमसे। लिंक मैं भेजूंगा अभी, चिंता मत करो, अभी से वर्षा को पर्सनली भेजिए, ठीक है? तो फास्ट फास्ट मत रखो, अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है, दिन भर तुम्हें एफिशिएंट रहना है, उसके लिए तो खाना पीना पड़ेगा ना यार, है ना? क्लास की टाइमिंग कोई चेंज नहीं होगी, मेरा मन है मैं जितने, मैंने आपको बस एक कमिटमेंट दिया है, मैं 10 to 5 नहीं रखूंगा क्लास, क्योंकि आपके कॉलेज होते हैं और बहुत सारे लोग जो जॉब स्विच की तैयारी कर रहे हैं उनकी कंपनीज होती है, उसके पहले या बाद मेरे को जब मन करेगा मैं लगाऊं। अनुशासन में तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, तुम्हारी दिक्कत है वो, ज्यादा प्रॉब्लम है, रिफंड रिक्वेस्ट डालो, रिफंड लो, दफा हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास बहुत बच्चे, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं ना, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कंपनी की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखना। तो थोड़ा डेडिकेशन रखो ना भाई, ये क्या होता है मैं सुबह नहीं करूंगा, मैं अबे छुई मोई हो क्या? हुँ? हम भी तो ले रहे हैं ना क्लास, यहाँ पे इतने 6-6 7-7 घंटे पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है बताओ? टीसीएस सुपर सेट कोर्स में रिकॉर्डेड है, इतना बिका है जितना तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो, इतना सेल आउट हुआ है, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी इधर लाइव आके पढ़ाने की। क्यों आया? ताकि तुम्हारा फ्यूचर बने, है ना? चलो, concerns have risen about air pollution in Indian cities. A recent report by the World Health Organization states that out of 20 most populated cities in the world, 13 are in India. तो basically population का concern है, तो population committee should immediately take certain measures to control population level of India, pollution level of India. बिल्कुल सही बात है। License of polluting industry should be cancelled and owners should be put behind the bar, ये गलत। कोई भी हार्श एक्शन नहीं लेना होता अपने को, ये ध्यान रखना, ये रूल है ना? लोगों को जेल वेल भेजने की बात नहीं करते यार, तो कोई भी हार्श एक्शन नहीं लेना, है ना? तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो, है ना? तो कोई भी नेगेटिव और हार्श एक्शन को जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करो, अगर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है फिर तो लेना ही पड़ेगा जी। क्लियर है क्या? बोलो भाई, कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को भी? चलो अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टेंशन मत लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
अच्छा, अविनाश पूछ रहे हैं आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल कैसे रहती है दिन भर, प्लीज सजेस्ट। अगर तुम्हारे जीवन में वजह बड़ी होगी ना, अपने आप होगा। मेरे जीवन में वजह है कि मेरे को मेरे हर एक बच्चे को प्लेस्ड कराना है, उसके लिए चाहे मुझे जितना एफर्ट करना पड़े उतना एफर्ट करता हूँ। आपको पता है एक बात, मेरी भी फैमिली है और मेरी फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम ना मुझसे नाराज रहती है क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज का कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। मैं दिवाली पे लास्ट घर गया था, दिवाली के बाद मैंने अपने घर वालों का चेहरा नहीं देखा। हमारे यहाँ वीडियो कॉल वगैरह इतना होता नहीं है, दिवाली पर मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था वो कैसे दिखते हैं। अभी कुछ काम के लिए मेरे को घर पे जाना है, मैं सुबह जाऊंगा 12 घंटे ट्रेवल करके और शाम को वापस आ जाऊंगा। पापा का 4 बार फोन आ गया कि 3-4 दिन रुक रुक जाना, बट समय नहीं, आपकी क्लासेस लेना ऑन टाइम। समझ रहे हो, खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर पालिका बेटा, है ना। तो अगर देखो भाई, पीपल जो है वो सिटी वाई में फ्लू से सफर हो रहे हैं, तो भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक्शन तो लेने पड़ेंगे और साथ में लोगों को भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। तो बोथ 1 and 2 विल फॉलो इन दिस पर्टिकुलर। घर पे नहीं रहता बेटा मैं, यहाँ पे मेरा घर है गंज बासुदा, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन नियर भोपाल, मध्य प्रदेश, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप मेरी फैमिली हो ये मैं समझता हूँ, पर मेरी फैमिली नहीं समझती ना। आप शादीशुदा हैं क्या भाई? मैं खुश दिख रहा हूँ ना तुमको, कुछ समझ जाओ। कैसे शादीशुदा? अगर शादीशुदा होता तो इतनी क्लासेस ले पाता तुम्हारे 10-10 11-11 बजे तक। हम्म। आप भी हमारी जगह होते और एग्जाम के 2 दिन पहले आपके क्लोज कजिन और जॉइंट फैमिली की शादी होती तो आप क्या एक्शन लेते? शादी छोड़ क्या, मैं छोड़ चुका हूँ। मैं मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी में नहीं गया था क्योंकि मेरा एग्जाम था। करियर से बढ़कर क्या होता है यार। उनकी शादी में बहुत लोग थे, अगर मेरे आने या नहीं आने से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ जाता, बट मेरे एग्जाम या ना, मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी उस समय, वो थी करियर इमरजेंसी। हम मेडिकल इमरजेंसी समझ लेते हैं, हम फैमिली, करियर इमरजेंसी से बड़ा कुछ नहीं। समझ रहे हो? आपके समय तो ऑनलाइन कोचिंग है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, हर क्लास में इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे समय कुछ नहीं था, 2 दिन की कोचिंग छूटती थी, तीसरे दिन जग सूना सूना लगने लगता था, ऐसा लगता था कहाँ आ गए। न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसे मैनेज करें निकिता? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आपको बेटा डेली 1-1 घंटे 2-2 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे अलग से। अब वो आप देखो कैसे निकाल सकते हो। 2 hours एक्स्ट्रा पर डे आपको निकालने पड़ेंगे। भैया आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? गुड क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये है अभय कि आपके बच्चे जब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हों तो नॉलेज गेट और यश जैन के अलावा कोई ऑप्शन बचे ही ना, है ना। तो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आपको कंफ्यूजन ही ना हो कि मेरे को यहाँ से पढ़ाई करवानी है, वहां से करवानी है, इधर से करवानी है, उधर से करवानी है, ऑप्शन ही ना बचे कोई, है ना। सर शादी मत करिए हमारे प्लेसमेंट होने तक, बिल्कुल वेंकटेश, लेकिन इसके लिए थोड़ा जल्दी प्लेसमेंट ले लेना, 4-5 साल मत लगाना यार, कोशिश करना 1-8 साल में हो जाए। ठीक है। हाँ, 23 मई वाला एग्जाम हरीश पेड है, तो 2025 बैच वाले ना उसको दे सकते हैं। भोपाल आना होगा क्या? बिल्कुल अविनाश, काफी जल्द, मे बी इन द मंथ ऑफ मे, फॉर 2 days, सैटरडे एंड संडे। अपने बच्चों को रेफर करूंगा, 1500 रुपये कमाऊंगा। क्या बात है शत्रु, वाह बेटा वाह। इससे अच्छा आप अच्छे से पढ़ लो कि अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा पाओ, मेरी जरूरत ही ना पड़े। मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर रिकॉर्डेड क्लास पहले करना चाहिए? नहीं, पहले जो क्लासेस चल रही हैं उनका होमवर्क करोगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की रिकॉर्डिंग देखोगे। सर जितना आप करा रहे हो उतना सफिशिएंट होगा क्या? मोर देन सफिशिएंट है निकिता। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से मैं अटेंडेंस शेयर कर देता हूँ
और आप लोगों को होमवर्क भी दे देता हूँ, जब तक आप अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिए। और भाई तुम शादी शादी की बात कर रहे हो, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए समय भी देना पड़ता है। समय मिलता है मेरे पास है, जब तक तुम लोग मेरी जिंदगी में हो और कोई नहीं हो सकता। इतना ज्यादा प्यार करते हो तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हो। फिर कोई क्वेरी आ जाती है, फिर किसी का कॉल मैसेज आ जाता है ना। कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट मिले। बहुत खुशी से बोल रहा हूँ ये मैं। ये अटेंडेंस क्या होता है प्रीतम जी, आपको डेली अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, है ना, ताकि कल के दिन अगर इनकेस आपका टीसीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके पेरेंट्स आके हमारे दरबार पे खटकाते हैं तो हम उनको बता तो सकते हैं कि आपका बच्चा क्लास अटेंड करने आया ही नहीं कभी, है ना। तो अटेंडेंस मार्क करो, सेफ रहो। होमवर्क देता हूँ जल्दी से, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताइएगा आप। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड ही है बाय द वे। तो अपने को जाना है, इसको लॉग आउट करता हूँ तो ज्यादा बेहतर आपको दिखेगा। टीसीएस सुपरसेट कोर्स में जाइएगा। होमवर्क बता रहा हूँ ध्यान से। आज जो जो भी हमने टॉपिक पढ़े, रीजनिंग एबिलिटी वाले कोर्स में जाना, ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है बताइए। आज का हमारा पहला टॉपिक है ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सीधा टेस्ट देना है 1.7, नोट कर लीजिए 1.7, ठीक है, टेस्ट देना है। फिर आइडेंटिफाइंग वर्ड एंड न्यूमेरिक पैटर्न का टेस्ट देना है, दैट इज 2.4। फिर डेटा सफिशिएंसी का टेस्ट देना है, दैट इज 3.3। ये 3 टेस्ट देना है। रोल नंबर में 999 लिख दीजिए जिसके पास रोल नंबर नहीं हो, ठीक है। 3 हो गए, अच्छा। 3 टेस्ट देने, उसके बाद कल जो जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो क्रैश कोर्स से पढ़ के आना है, ठीक है। कल कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे। कल हम पढ़ने वाले हैं फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, सिलोजिज्म एंड ब्लड रिलेशन। 3 टॉपिक पढ़ने वाले। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप क्रैश कोर्स में जाएंगे, ठीक है, और आप खोलेंगे यहाँ पर रीजनिंग 2 पॉइंट से शुरू हो जाएगा, रीजनिंग है ना। नीचे आएंगे 2.4 वाली वीडियो देखनी है, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, सिलोजिज्म, और तीसरा क्या है, ब्लड रिलेशन। एंड तीसरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। 2.4, 2.5 एंड 2.6, ये 3 कर देना, ठीक है। उसके बाद जितने भी लोगों की अभी पहली क्लास है, जिन्होंने भी न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं की है, वो टीपीएल में जाइएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी की पहली क्लास देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लाइव, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना पहले तो, जो बच्चे भी नए हैं। उसके अलावा टीसीएस प्रीमियर लीग में आप नीचे जाइएगा, आपको 5 अप्रैल की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको देख लीजिए, ठीक है। छोटा सा होमवर्क है, 6 से 8 घंटे का एफर्ट तो देखो अभी डेली करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 15 ही दिन हमारे पास बच्चे। ये 15 दिन तुम्हारे आने वाले 15 साल जो है हाल सकते हैं, है ना जी। चलिए भैया, मैं एमसीए 2025 बैच का स्टूडेंट हूँ। क्या मैं एनक्यूटी के लिए एलिजिबल हूँ? हर साल आता है या नहीं? देखो एनक्यूटी 2 होते हैं गौतम, एक होता है फ्री एनक्यूटी, एक होता है पेड एनक्यूटी। फ्री एनक्यूटी मेगा हायरिंग को डिपेक्ट करता है, मेगा हायरिंग होती है। तो आपके लिए जो फ्री एनक्यूटी है वो जुलाई या अगस्त के महीने में आएगा। तो ये जो क्लासेस आपको एब्सोल्युटली हेल्प करेंगी। बाकी अगर आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा कि आप पेड एनक्यूटी भी दे सकते हो, ठीक है। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, गूगल पे जाना, न्यू टैब पे बस आप टीसीएस एनक्यूटी टाइप कर देंगे, पहली लिंक आएगी। 2025 के सभी बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ना, उन सभी को मैं सजेस्ट करूंगा ये 23 मई वाला पेड एनक्यूटी जरूर देना। 11 मई इसकी लास्ट डेट है। इवन जो अभी भी दे रहा है ना 26 अप्रैल वाला 2024 वाला, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा। अगर पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं हो तो ये 23 मई वाला जरूर से देना। केवल 999 रुपए का है ये। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आईटी खरीदना है, ये टीसीएस एनक्यूटी आईटी, बाय नाउ पे क्लिक करना। तो इससे क्या होगा, इसका जो स्कोर है ये 2 साल तक वैलिड है। टीसीएस से हायरिंग इसमें कम होती है, बट टीसीएस टाइड अप कंपनीज बहुत सारी हैं और ये स्कोर आपके रिज्यूमे की भी शोभा बढ़ाए। तो आप इसको एक बार देख सकते हो, है ना।
2024 बीसीए वालों के लिए नहीं है बेटा ये। पेड एनक्यूटी आप दे सकते हो, ये 23 मई वाला। फ्री एनक्यूटी अभी आपके लिए नहीं है। सर सारे फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक का अलग से कॉपी बना लो एप्टीट्यूड के लिए, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल, लेकिन कॉपी गुमनी नहीं चाहिए। भैया वजह तो है, लेकिन आपके लेवल का डेडिकेशन नहीं आता आपको। डेली देख के लगता है कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में। डेली देखो, मुझे लग रहा है तो एक आध फोटो वोटो बनवा लो, बस हार मत चढ़ाना, उस पर रखो सामने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मुझे देख के जो करके तुम्हें मोटिवेशन आता है वो करो, मोटिवेटेड रहो। मुझे कैटरीना कैफ को देख के मोटिवेशन आता है, बहुत पतली है, मुझे भी उतना पतला होना है, मैं वर्कआउट करता हूँ उसको देख के, है ना, वर्कआउट ही करता हूँ और कुछ नहीं, है ना। तो ठीक है, जो जिस चीज से तुम्हें जो मोटिवेशन आए तुम वो करो, बस करना जरूरी है, काम करते रहो। दिन भर बैठ के वो जीती जाती खाल की तरह ना सिर्फ प्लानिंग नहीं बनाना, अपने को काम करना है ना। ठीक है, चलिए। अटेंडेंस सर, अरे भाई दे तो दी, रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो मामा शकुनी कौन थे। चलो लो दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर ये अप्रैल वाले टीसीएस अप्लाई कर रहा था सर, फ्री से पेड वाला लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते, फ्री का पेड से कोई लेना देना नहीं, है ना। आती हुई लक्ष्मी को कोई नहीं ठुकराता, फिर भले ही वो टीसीएस क्यों ना हो। अगर तुम पे करोगे तो तुम्हें पेपर देने बिल्कुल देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। चलिए जी, ओके। सर बट इतना ज्यादा आप काम को कैसे प्रायोरिटी दे देते हैं देन लाइफ? अरे भाई काम ही तो जिंदगी है ना, जिंदगी क्या होती, तुम्हें क्या करना है जीवन में बताओ? ऑफिस तो जाओगे ना रोज, तो भाई तुम 10 घंटे ऑफिस में जाने वाले हो, तो वही तो तुम्हारी जिंदगी हो गई ना। तुम अपने घर वालों को भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे आगे जाके जितना तुम्हें ऑफिस को देना है, तो ऑफिस को ही जिंदगी बनाना पड़ेगा। एडेप्टिव पैटर्न पर होगा कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। और मैं बोलता हूँ रंजना, समय कहाँ है अपने पास इतना? 20 साल तो निकल चुके तुम्हारे जीवन के, 40 और निकल जाएंगे। पता चला क्या टाइम कितने जल्दी निकल रहा है, पता भी नहीं चल रहा, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। मुस्कुराते रहे, खुश रहे, टेक केयर।